हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बोलता रहूँगा जब तुम जवाब नहीं दोगे। एक बार तो बोल लो, उसके बाद तो सो ही जाना आराम से। उसके बाद तो मुझे बोलना है गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 7, उसका यूनिट था 1 और यूनिट नंबर 2। दोनों यूनिट हमने साथ साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रखे हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था कि हर गवर्नमेंट के कुछ फिस्कल फंक्शन होते हैं, और जो ये फिस्कल फंक्शन है उनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। पहली तरह के फंक्शन जो थे उनका नाम रखा था एलोकेटिव फंक्शन, दूसरे फंक्शन का नाम रखा था रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन, और तीसरी तरह के फंक्शन का नाम रखा था हमने स्टेबलाइजेशन वाला फंक्शन। ये तीनों तरह के फंक्शन को प्यार से फिस्कल फंक्शन बोला जाता है। और ये पहली बार जो वर्ड दिया था, जिस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, उसका नाम क्या था? रिचर्ड मसग्रेव ने। अब इसके अंदर जब जैसी पहला फंक्शन एलोकेटिव फंक्शन हमने पढ़ना शुरू किया था, उसको समझाने के लिए मैं आपको यूनिट नंबर 2 में ले आया था। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने समझा था कि जब मार्केट फोर्सेस एलोकेशन करती हैं तो वहां पर कई बार एक सिचुएशन अराइज होती है, जिस सिचुएशन का नाम क्या होता है? मार्केट फेलियर। मार्केट पिछली क्लास हमने सारी मार्केट फेलियर पे लगाई थी। हमने डिस्कस किया था मार्केट फेलियर दो प्रकार का होता है, एक होता है फुल मार्केट फेलियर और एक होता है हमारा पार्शियल मार्केट फेलियर। फुल मार्केट फेलियर वो होता है जहां पर ऑल टुगेदर किसी प्रोडक्ट को बनाया ही नहीं जाता। लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस वो प्रोडक्ट कभी बनेगा ही नहीं, ना तो कोई बेशक कंज्यूमर डिमांड करते रहे, कोई भी सप्लायर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। और पार्शियल मार्केट फेलियर वो होता है जहां पे वो प्रोडक्ट बनेगा, बट या तो उस प्रोडक्ट की ओवर प्रोडक्शन हो रही होगी या फिर उस प्रोडक्ट की क्या आ रही होगी? अंडर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है जो सोशली डिजायरेबल आउटपुट है उसके मुकाबले ज्यादा बन रहा है, और अंडर प्रोडक्शन का मतलब है जो सोशली डिजायरेबल आउटपुट है उसके मुकाबले कम बन रहा है। मार्केट फेलियर के हमारे टोटल 4 रीजन थे, जिसमें से 3 रीजन हमने कर लिए हैं और 4th रीजन आज मुझे आपको कराना है। एक बार याद कराऊं, मार्केट फेलियर का पहला रीजन था जिसका नाम क्या रख रखा था हमने? मार्केट पावर। मार्केट पावर का मतलब होता है आपका अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। और आपका अपने पूरे प्रोडक्ट प्राइस पे पूरी तरह से कंट्रोल तब होता है जब आप किसके अंदर काम कर रहे हो? मोनोपोली के अंदर काम कर रहे हो। मोनोपोली के अंदर हमने देखा था हमारा ड्रॉबैक ये होता है कि मोनोपोली के अंदर आपका प्राइस ज्यादा होता है, जबकि आपका जो आउटपुट होता है वो आमतौर पे क्या होता है? कम होता है। दैट इज वाई मोनोपोली ऑलवेज लीड्स टू मार्केट फेलियर। इस फेलियर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा था, मार्केट फेलियर का दूसरा रीजन होता है लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती। यहां पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। एक हमने पढ़ा था कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्ट होती है। और फिर एक केस पढ़ा था जहां जिसका नाम हमने क्या रखा था? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एक पार्टी के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, दूसरी पार्टी के पास इंफॉर्मेशन कम है। या तो बायर को ज्यादा पता है, सेलर को कम पता है, या वाइस वर्सा। ठीक है। थर्ड तरह की जो हमारी फेलियर था उस पे हमने काफी समय टाइम लगाया था, और इसका नाम हमने क्या रखा था? एक्सटर्नैलिटी। मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे आपको, इंटरनैलिटी और एक्सटर्नैलिटी। इंटरनैलिटी की वजह से मार्केट फेलियर नहीं होता, मार्केट फेलियर किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नैलिटी। इंटरनैलिटी का मतलब ये होता है जब मेरे एफर्ट की, मेरे किसी एक्शन की वजह से आप पर असर पड़ रहा है। वो असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वो असर जो पड़ रहा है वो किसकी थ्रू पड़ रहा है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का एग्जांपल लिया था। अगर मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल कंज्यूम करने लग गया हूं, सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल कंज्यूम करने लग गए हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिक वेजिटेबल महंगी हो गई है, और वो महंगी हो गई है तो आपके लिए भी महंगी हो गई है और मेरे लिए भी महंगी हो गई है। मेरे एक्शन का असर आप पर पड़ रहा है, बट वो एक्शन इनडायरेक्टली नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली पड़ रहा है किसके थ्रू? प्राइस मैकेनिज्म। जब वो असर प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू पड़ता है उससे मार्केट फेलियर नहीं होता, यानी इंटरनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत किसके अंदर है? एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये है जब एक पर्सन के एक्शन का असर किसी दूसरे पर्सन पे पड़ता है, बट ये एक्शन का असर डायरेक्टली नहीं पड़ता। कैसे पड़ता है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब ये है प्रोडक्ट के प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा।
हमने एक्सटर्नैलिटी की पूरी डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने कहा था एक्सटर्नैलिटी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने बोला था एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और दूसरी तरह की एक्सटर्नैलिटी कौन सी होती है? पॉजिटिव। जब मेरी वजह से आप पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा, आपका नुकसान होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और जब मेरी वजह से आपका कोई फायदा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। आगे फर्दर बाइफरकेट किया था, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोडक्शन बेस्ड भी हो सकती है और कंजम्पशन बेस्ड भी हो सकती है। सिमिलरली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोडक्शन बेस्ड भी हो सकती है और हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन बेस्ड भी हो सकती है। आगे इनको फर्दर बाइफरकेट किया था, मेरी प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है बट हो सकता है आप उसे रिसीव कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, और दूसरी चीज हो सकता है आप उसे रिसीव कर रहे हैं किसके अंदर? अपनी कंजम्पशन में। ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नैलिटी से फर्क क्या पड़ता है। तो हमने अपनी डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले हमारी डिस्कशन हुई थी किसके ऊपर? नेगेटिव के ऊपर। फिर हमारी डिस्कशन किसके ऊपर हुई थी? पॉजिटिव के ऊपर। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट कॉस्ट और दूसरा वर्ड जो होता है वो क्या होता है? सोशल कॉस्ट। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में सोशल कॉस्ट ज्यादा होती है, प्राइवेट कॉस्ट कम होती है। मगर लोग अपना डिसीजन प्राइवेट कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं, इसलिए हमने बनाया था, ये था एमपीबी और ये क्या था? एमपीसी। मैंने अपने प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया, क्वांटिटी कितनी बनाई? Q1। मगर मेरे प्रोडक्ट से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसलिए इस प्रोडक्ट की सोशल कॉस्ट ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आइडियली सोसाइटी के पॉइंट से देखा जाए तो बनना कितना चाहिए? Q2। बनना Q2 चाहिए, बन कितना रहा है? Q1। यानी वन वर्ड में बोलूं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से मार्केट फेलियर इसलिए होता है, इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। और अगर मैं बात करूं उल्टा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में उल्टा होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में आपकी प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा होती है मगर आपकी सोशल कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। तो यहां पर फिर से ये डायग्राम बनाऊं, मैंने अपना डिसीजन लिया एमपीबी और एमपीसी के बेसिस पे। इसके बेसिस पे हमारी प्रोडक्शन हुई और हमने आउटपुट कितना बनाया? Q1। बट क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की सोशल कॉस्ट कम है, एक्सटर्नैलिटी है, इसीलिए MSC यहां पर होना चाहिए। क्वांटिटी बननी चाहिए Q2 बट बन रही है कम। इन वन वर्ड बोलूं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से मार्केट फेलियर होता है। कैसे होता है? यहां पर ओवर प्रोडक्शन नहीं होती, क्या होती है? अंडर प्रोडक्शन। ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। फिर लास्ट में मैंने आपको बता दिया था इसको करेक्ट कैसे किया जाए, गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करे। यहां पर हमने बोला था नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक करने के लिए आपको लगाना चाहिए टैक्स। ये टैक्स का नाम क्या था? पॉल्यूशन टैक्स। और क्योंकि पिगू ने इसको सजेस्ट किया था, इसका नाम हम क्या बोल देते हैं? पिगुवियन टैक्स। टैक्स लगाने से क्या होगा? आपकी जो मार्जिनल एमपीसी है उस पर टैक्स लगेगा, वो बढ़ जाएगी, ये नई एमपीसी हो जाएगी। इस नई एमपीसी में टैक्स लगा हुआ है, इस वजह से आपकी क्वांटिटी जो Q1 बन रही थी वो Q1 बनने की जगह कितनी बन जाएगी? Q2। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाली चीज में क्या लगाना चाहिए हमें? टैक्स। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में बिल्कुल उल्टा पड़ा था, यहां पर हमें क्या देनी पड़ेगी? सब्सिडी। सब्सिडी जैसी दोगे तो आपकी एमपीसी कम हो जाएगी, एमपीसी कम होएगी तो आपका क्वांटिटी जो Q1 बन रहा था अब क्या बन जाएगा? Q2 बन जाएगा। तो दोनों केसेस में पड़ा था पिगुवियन टैक्स होता है और इधर क्या होता है? पिगुवियन सब्सिडी होती है। यहां पे हम अपनी क्लास खत्म करी थी। ठीक है, आज हमें क्या करना है? हमें अपनी मार्केट फेलियर का रीजन नंबर 4 पढ़ना है। पहली बात तो रीजन नंबर 3 में एक टॉपिक हमारा और रह गया, पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं। क्या टॉपिक रह गया? पेज नंबर 261 पे आओ। क्या चीज रह गई थी? वैसे तो मैं मोटा मोटा सारा कुछ ही बता दिया था, बट क्या रह गया था? पेज 261 पे टॉपिक का नाम क्या है हमारा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। पहला तरीका, गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, उस चीज को बैन कर देगी या उसके स्टैंडर्ड सेट कर देगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगले पेज पे हमने पढ़ा था मार्केट बेस्ड अप्रोच ये होएगी कि गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाली चीज को महंगा करने के लिए उस पे लगा देगी पॉल्यूशन वाला टैक्स। और पॉल्यूशन वाले टैक्स का नाम मैंने दूसरा क्या दिया था? पिगुवियन टैक्स। अब यहां पर हमारा पढ़ना क्या रह गया? मैंने पिछली क्लास में सिर्फ आपको ये डायग्राम करा के छोड़ दिया था कि पिगुवियन टैक्स लगाने से एक्सटर्नैलिटी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, जब आप पॉल्यूशन टैक्स लगाते हो ना, तो रियल लाइफ में पॉल्यूशन टैक्स लगाने पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं।
रियल लाइफ में जब आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को खत्म करने के लिए पॉल्यूशन टैक्स लगाओगे तो गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, यानी ये सॉल्यूशन जो है हमारा पॉल्यूशन टैक्स लगाने का, ये सॉल्यूशन अपने आप में क्या बन जाएगी, एक प्रॉब्लम। कैसे बन जाएगी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, हमने अपने एग्जाम्पल में बड़ी आसानी से बोल दिया मेरा एमपीसी यहां पर है, मेरा एमएससी वहां पर है, आप पॉल्यूशन टैक्स लगा दो, आपका एमपीसी बढ़ के इतना हो जाएगा। बट मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पॉल्यूशन टैक्स एग्जैक्टली कितना लगाना है ताकि तुम्हारा एमपीसी उठ के एग्जैक्टली एमएससी जितना हो जाए? क्या रियल लाइफ में ये डिटरमिन करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। मैं पॉल्यूशन टैक्स कितना लगाऊं, 1000 रुपए लगाऊं, 2000 रुपए लगाऊं, 5000 रुपए लगाऊं या 10,000 लगाऊं, रियल लाइफ में ये डिटरमिन करना क्या होता है, मुश्किल। तो जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है ना, तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कम पॉल्यूशन टैक्स लगा देती है। कम पॉल्यूशन टैक्स लगाने की वजह से क्या होता है, एमपीसी जरा सा ही ऊपर जाता है, जरा सा ही ऊपर जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और कई बार सरकार गलती से क्या करती है, ज्यादा ही पॉल्यूशन टैक्स लगा देती है, उसकी वजह से एमपीसी उठ के यहां चला जाता है और जितना आउटपुट कम होना चाहिए उल्टा उससे काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए पॉल्यूशन टैक्स के साथ पहली प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन एंड एडमिनिस्टर। मतलब ये है कि आपको कितना पॉल्यूशन टैक्स लगाना है, ये रियल लाइफ में डिटरमिन करना आसान नहीं है। दूसरा, जब भी कोई टैक्स लगता है, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, लोगों से कलेक्शन करने के लिए, लोग चोरी तो नहीं कर रहे, आपको एक पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स सरकार ने लगा रखा है, तो क्या हर इंसान ईमानदारी से इनकम टैक्स पे कर देता है, या लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं चोरी? फिर उस चोरी को पकड़ने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाओ, वो डिपार्टमेंट लोगों को पकड़ेगा, फिर डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो लोग अपील कर देंगे, फिर वो डिपार्टमेंट अपील में जाके लड़ाई करेगा। यानी कहने की बात है कि तुम टैक्स लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप टैक्स लगाओगे, क्या आपको टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? यस। चले थे सॉल्यूशन निकालने, जबकि खुद ही उसमें प्रॉब्लम में उलझ के बैठ गए, क्योंकि अब तुमने एक पूरा नया डिपार्टमेंट बना दिया है, जिस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ क्या करना है, लोगों से पॉल्यूशन टैक्स लेना। इस वजह से क्या होता है, सरकार का इस सॉल्यूशन करते करते खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट बनाओगे, उसमें एम्प्लॉय हायर करोगे, जब लोग लड़ाई करने के लिए अपील में जाएंगे तो डिपार्टमेंट को लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे। इसलिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करना सस्ता नहीं है, बहुत ही क्या है, कॉस्टली। तीसरी प्रॉब्लम, आप सबने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एक वर्ड पढ़ रखा है, एक होता है इलास्टिक डिमांड और दूसरा क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दो, लोगों की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप यहां पर ये कह रहे हो कि हम अपने प्रोडक्ट की एमपीसी को बढ़ाएंगे और इस वजह से लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे, लोग क्वांटिटी कम लेंगे। बट मुझे एक बात बताओ, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाली चीजें होती हैं, क्या आमतौर पे लोगों को उनकी आदत पड़ी होती है या नहीं पड़ी होती है? यस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिगरेट के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है या नहीं है? यस। तुमने सिगरेट को महंगा करने के लिए ऊपर सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, सिगरेट जो 10 रुपए की थी वो 20 रुपए की बिकने लग गई। तुम इस उम्मीद में हो कि पिगुवियन टैक्स लगा के उसकी क्वांटिटी को कम करोगे। बट मुझे बताओ, अगर सिगरेट 10 की 20 रुपए भी हो जाएगी, क्या उसकी डिमांड पे ज्यादा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं। तो ये कहना कि हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ये कई बार रियल लाइफ में इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड इलास्टिक नहीं होती, क्या होती है, इन इलास्टिक। और अगर डिमांड ही इन इलास्टिक हुई तो आपका पूरा जो प्लान है कि हम चीजों को महंगा कर देंगे, वो पूरा प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, जब आप किसी देश के अंदर टैक्सेस ज्यादा लगाते हो तो मुझे बताओ, आमतौर पे इन्वेस्टर्स को कौन से देश पसंद है, जहां पे बहुत ज्यादा टैक्स है या जहां पे कम टैक्स है? कम। लोग पहले, इन्वेस्टर पहले ही परेशान था, आपके देश में जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है, वैट लगता है, एक्साइज लगता है, और अब तुम्हें उन्हें परेशान करने के लिए एक और टैक्स लगा दिया, कौन सा, पॉल्यूशन टैक्स। तो आमतौर पर जिस देश के अंदर इतने सारे टैक्स लग रहे होंगे, उस देश में इन्वेस्टमेंट कम होएगी या ज्यादा होएगी? कम। इन्वेस्टमेंट कम होएगी तो आगे आपको पता है, इन्वेस्टमेंट कम होएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होएगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम होएगी, यानी उस देश की जीडीपी तेजी से बढ़ेगी या धीरे धीरे बढ़ेगी? धीरे धीरे। इन अदर वर्ड्स, आप एक्सटर्नैलिटी को सॉल्व करते करते इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल देते हो, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या हो जाती है, कम। तो टोटल 4 ड्रॉबैक दे रखे हैं हमारे पॉल्यूशन टैक्स के, एक बार बुक से देखकर ही जल्दी से रीड करो और आगे बढ़ें। 4 ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक नंबर 1, हमारा जो पॉल्यूशन टैक्स है उसको डिटरमिन करना आसान नहीं है।
कई बार पॉल्यूशन टैक्स ज्यादा लग जाता है, कई बार कम। पॉइंट नंबर 2, आपको पॉल्यूशन टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा और आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा इसमें। पॉइंट नंबर 3, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक नहीं है, क्या है, इनइलास्टिक, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फेल। और पॉइंट नंबर 4, आप अगर ज्यादा टैक्सेस लगाओगे तो उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, खराब, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ये समझ में आ गई कि सर एक्सटर्नैलिटी को सॉल्व करने आए थे, एक्सटर्नैलिटी को सॉल्व करने के लिए ये मेरा MPB है, ये मेरा MPC है, ये मेरा MSC है, मुझे कुछ भी करके MPC को बढ़ाना तो है, बट MPC को बढ़ाने के लिए पॉल्यूशन टैक्स लगाऊं तो मैंने आपको ड्रॉबैक बता दी है। तो अब सवाल ये है, तो सर और कौन सा सॉल्यूशन है? अगर पॉल्यूशन टैक्स एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, उसके अपने ड्रॉबैक हैं, तो क्या दुनिया में और कोई तरीका है? द आंसर इज यस, एक और तरीका है। दूसरे तरीके का नाम है, एक बार बोलो जल्दी से, क्या नाम है? कैप एंड ट्रेड। अब ये कैप एंड ट्रेड मेथड क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो। कैप एंड ट्रेड मेथड में सरकार क्या करती है, सरकार जितनी पॉल्यूशन आप करते हो ना, पॉल्यूशन को भी मेजर करने का तरीका होता है। अगर आपकी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है तो उसको मेजर करने का तरीका होता है, अगर आपकी फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है तो उसको मेजर करने का तरीका होता है। तो हम पॉल्यूशन को मेजर करने का एक तरीका बना देते हैं और हर पॉल्यूशन करने के बदले में आपको एक परमिट दे देते हैं। हर फैक्ट्री को परमिट्स दे दिए जाते हैं। ये परमिट्स का मतलब क्या होता है, आपके पास इतनी पॉल्यूशन करने का राइट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन करोगे पॉल्यूशन होएगी या नहीं होएगी? यस। तो अगर देश के अंदर लेट्स से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी पॉल्यूशन हो रही है, देश के अंदर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो मैं सारी फैक्ट्रियों इस पॉल्यूशन के बदले में 100 परमिट बना दूंगा और ये परमिट अलग अलग फैक्ट्रियों में बांट दूंगा। आपके पास 2 परमिट है, आपके पास 4 परमिट है, आपके पास 6 परमिट है। अगर मेरे पास 6 परमिट है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 6 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी पॉल्यूशन कर सकता हूं। अब सरकार क्या करेगी, असली में पॉल्यूशन हो रही होगी इकोनॉमी में 120, मगर सरकार पॉल्यूशन कम करके कितना करना चाहती है, 100। असली में 120 हो रही है, मगर परमिट जानबूझ के सरकार ने कितने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, 100। तो अब होगा क्या, मार्केट में परमिट कम है मगर करंट वे में करो पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या हो रही है, ज्यादा। अब इस वजह से क्या होगा, फर्म्स कोशिश करेंगी वो पॉल्यूशन ज्यादा ना क्या करें, कम से कम करें। अब यहां पर फायदा देखो क्या होगा, 2 फर्म्स हैं, एक है फर्म नंबर 1, एक है फर्म नंबर 2, दोनों को 4-4 परमिट मिले थे, 4-4 परमिट मिले थे, यानी दोनों को कितनी परमिशन थी पॉल्यूशन करने की, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। फर्म 1 ने पूरी कोशिश करी, नई टेक्नोलॉजी लगाई, नया इक्विपमेंट लगाया और उसने पूरी मेहनत करके अपनी पॉल्यूशन को 4 की जगह कहां पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, 2.5। अब सवाल यह है, मेरे पास परमिट तो 4 थे मगर मैंने पॉल्यूशन ही कितनी करी, 2.5 जितनी। मेरे पास 1.5 परमिट पड़ा हुआ वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस। तो लॉ कहता है कि आपका जो बचा हुआ परमिट है आप किसी ऐसी फर्म को बेच दो जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। तो अगर फर्म नंबर 2 4 की जगह 5 यूनिट जितनी पॉल्यूशन कर रही है तो हम उसको पॉल्यूशन करने देंगे, बट हम उसे कहेंगे 4 से ज्यादा पॉल्यूशन करने के लिए तुम्हें 1 परमिट खरीदना पड़ेगा। और ये परमिट तुम किससे खरीदोगे, सरकार नहीं देगी, सरकार ने तो इशू दे दिया। आप एक ऐसी कंपनी से परमिट खरीदोगे जिसका पूरी तरह से परमिट यूज नहीं हुआ। तो अब मार्केट में देखो 2 तरह के लोग हैं, तुम्हें भी 4 परमिट मिले थे, मुझे भी 4 परमिट मिले थे, मैंने जानबूझ के परमिट के मुकाबले पॉल्यूशन कम करी। कैसे कम करी, मैंने नई टेक्नोलॉजी यूज करी, मैंने एडवांस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज करे, मैंने हर वो कोशिश करी पॉल्यूशन कम हो। मुझे फायदा ये हुआ, मैं जो मेरा 1 या 1.5 परमिट बचा है क्या उसे मार्केट में बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता, यस। और मैं फ्री में बेचूंगा या पैसे चार्ज करूंगा, पैसे। और इस पैसे से जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम होएगी उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, और मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैं मार्केट में कम रेट में अपने प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा। आप जिद्दी हो, आपने कहा मैं तो ज्यादा ही पॉल्यूशन करूंगा, मैं नहीं रोकता अपनी पॉल्यूशन। हमने कहा करो पॉल्यूशन, मगर अगर तुमने 4 से ज्यादा पॉल्यूशन करी
तो हम तुम्हारी प्रोडक्शन नहीं रोकेंगे, बस आपको इतना बोलेंगे तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा परमिट। और ये एक्स्ट्रा परमिट आपको मुझसे खरीदने पड़ेंगे, यानी ऐसी फर्म से खरीदने पड़ेंगे जिसने अपने सारे परमिट यूज नहीं करे। और मुझे बताओ मैं आपको फ्री में दूंगा या पैसे चार्ज करूंगा, पैसे। जैसे ही आपको परमिट खरीदने पड़ेंगे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मुझे बताओ जो काम आप करना चाहते थे, एमपीसी को बढ़ाना चाहते थे, क्या वो काम अचीव हो गया या नहीं हो गया? यस। फर्क क्या है, पिछले केस में एमपीसी को बढ़ाने के लिए हम पॉल्यूशन टैक्स लगा रहे थे, यहां पर एमपीसी बढ़ाने के लिए पॉल्यूशन टैक्स नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं तुम परमिट खरीदो, और जब तुम मार्केट से परमिट खरीदने जाओगे क्या ऑटोमेटिकली तुम्हारा एमपीसी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? यस। और जैसे ही एमपीसी बढ़ जाएगा, पहले तुम Q1 बना रहे थे, अब Q1 की जगह तुम कितना बनाओगे, Q2 बनाओगे। तो द सेम ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, द ओनली डिफरेंस इज यहां पर सरकार टैक्स नहीं लगा रही, आपको खुद देखना है। कैसे देखना है? आपको ज्यादा पोल्यूशन करने पे क्या खरीदना पड़ेगा, परमिट खरीदना पड़ेगा। दिस एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड क्यों? क्योंकि यहां पर हमने पोल्यूशन पे एक कैप लगा दिया। देश के अंदर मैक्सिमम पोल्यूशन कितनी होगी, 100। कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, मगर गवर्नमेंट को एक तसल्ली होगी है। गवर्नमेंट को क्या तसल्ली है, ओवर पोल्यूशन देश के अंदर कितनी होगी, 100। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो, जो कम कर रहा है वो फायदे में रहेगा, वो अपने परमिट बेच देगा। जो ज्यादा कर रहा है वो नुकसान में रहेगा क्योंकि उसे परमिट खरीदना पड़ेगा। बट सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, नहीं हो गया? यस। इसलिए आ गया कैप। ट्रेड का मतलब क्या हुआ, आपके जो परमिट हैं क्या आप उसे खरीद बेच सकते हो? यस। इसलिए इस पूरे मेथड का नाम क्या हो गया, कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड मेथड का नाम है, बट रियल लाइफ में इसे कई बार प्यार से कार्बन क्रेडिट्स भी बोल देते हैं। कार्बन क्रेडिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा होगा बचपन में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्योंकि हर पॉल्यूटेंट के अंदर अल्टीमेटली कार्बन होता है। इसलिए इस कैप एंड ट्रेड मेथड को कुछ लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, कार्बन क्रेडिट। ठीक है जी, एक बार मेथड पढ़ो, मेथड के अंदर होगा क्या, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, अंडर दिस मेथड ईच फर्म हैज सर्टेन परमिट्स, और ये परमिट स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ एमिशन दैट द फर्म इज अलाउड टू जनरेट। एमिशन का मतलब क्या है, एमिशन का मतलब क्या है, या तो पोल्यूशन वाली गैस या फिर पोल्यूशन वाला पानी। मैंने आपको परमिट दे दिया, उस परमिट के कॉरस्पॉन्डिंगली तुम इतनी पोल्यूशन कर सकते हो, चाहे वो पोल्यूशन गैस की फॉर्म में हो, चाहे वो पोल्यूशन पानी की फॉर्म में हो। Deciding the total pollution level, permits are allocated with the total number of permits so chosen that the desired level of emission हो जाए। सरकार पूरे देश में इतने परमिट बांटेगी कि सरकार को जो पोल्यूशन चाहिए, ओवरऑल पोल्यूशन उतनी हो। अगर मैं चाहता हूं देश में 100 पोल्यूशन हो, तो मैं परमिट ही कितने की बांटूंगा, 100। और ये ध्यान रखूंगा कि ये जो 100 परमिट बांटे हैं ना, ये करंट पोल्यूशन लेवल से नीचे होंगे। करंट पॉल्यूशन लेवल को फ्री पॉल्यूशन लेवल बोलते हैं। फ्री पॉल्यूशन लेवल मतलब अगर लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो 150 की पॉल्यूशन कर देंगे। मैं जानबूझ के परमिट 150 के इशू नहीं करूंगा, कितने के इशू करूंगा, 100। अगर मैंने 150 के 150 परमिट इशू कर दिए, फिर तो अपनी सारी पॉल्यूशन कर रहे होंगे, फायदा ही क्या होगा। तो सरकार जान के क्या करेगी, अगर 150 पॉल्यूशन हो रही है तो परमिट 150 की नहीं करेगी, कितने की करेगी, कम। उसकी स्कैरसिटी क्रिएट करेगी। तो क्या स्कैरसिटी क्रिएट होने से उस परमिट का एक प्राइस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, दो तरह की फॉर्म्स होंगी। पॉइंट 4 और 5 में देखो क्या है, पहले वो फॉर्म है जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, फिर वो फॉर्म्स है जो क्या कर रही है, कम पॉल्यूशन। जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है उन्हें क्या पॉल्यूशन करना अलाउड है या नहीं है? यस। मगर सिंस द परमिट्स आर ट्रेडेबल, hence a polluting firm faces an opportunity cost because for every extra pollution that it creates, उसको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, एक परमिट बाय करना पड़ेगा। और जैसी आप परमिट बाय करोगे, क्या आपकी प्राइवेट कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? यस। मगर फायदा ये है, ये पैसा जो आपने दिया ये सरकार की जेब में नहीं जाएगा, ये पैसा जाएगा उस फर्म की जेब में जिसने पॉल्यूशन कम किया है। तो अ फर्म विच प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन कैन सेल देयर परमिट एंड अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। जो एक्स्ट्रा मनी आप करोगे उससे आपका प्रॉफिटेबल ज्यादा बिजनेस होगा और अकॉर्डिंगली आपके पास एक इंसेंटिव है पॉल्यूशन ना करने का। और लास्ट में इस सारे प्रोसेस में आपके पास मोटिवेशन होगी नई टेक्नोलॉजी यूज करने की। नई टेक्नोलॉजी की मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि आमतौर पे पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है, तो अगर सरकार कहे ना ये नई टेक्नोलॉजी यूज करो पॉल्यूशन कम होगी, कोई नहीं खरीदेगा।
बट अब तुम्हें पता है कि ये नई टेक्नोलॉजी यूज करने से मेरे परमिट बिकेंगे, परमिट बिकने से पैसा मिलेगा, तो क्या ऑटोमेटिकली नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपके पास इंसेंटिव आ गया, नहीं आ गया? यस। अगर मुझे पता है मेरी फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए लगाकर मैं नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूं, तो मैं ये कहूंगा 1 करोड़ क्यों खर्च करूं? मैं 1 करोड़ इसलिए खर्च करूंगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो मेरे परमिट बचेंगे उन परमिट को बेचकर मैं 1.5 करोड़ कमा लूंगा। तो अगर मुझे पता है परमिट बेच के 1.5 करोड़ कमा सकता हूं, तो आई विल हैव अ इंसेंटिव टू परचेज अ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो 1 करोड़ रुपए का है। इसलिए इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट ये होता है धीरे धीरे देश के अंदर क्या बेटर टेक्नोलॉजी यूज होने लग जाती है। यस, दिस मेथड इज बेटर देन पॉल्यूशन टैक्स मेथड। क्यों? एक एक करके बताओ जल्दी से। पहला, क्या यहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत है या सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा? ऑटोमेटिकली। यहां कोई डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बार परमिट इशू कर दिया, लोग अपने आप ही एक दूसरे को परमिट खरीदते और बेचते रहेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे देशों में इन परमिट्स की अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे देयर आर मार्केट्स, देयर आर स्टॉक एक्सचेंज जहां पे क्या बिकते हैं? कार्बन क्रेडिट बिकते हैं। जो फर्म्स बेचना चाहती हैं वो सेलर बन के आती हैं और जो फर्म्स खरीदना चाहती हैं वो बायर बन के। तो गवर्नमेंट को रोज रोज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ओवरऑल परमिट आपके कंट्रोल में है। अगर आपने 100 परमिट इशू करे तो यू कैन बी एश्योर्ड लोग अपने आप खरीदते बेचते रहेंगे, मगर ओवरऑल पॉल्यूशन कितनी होगी? जितने मैंने परमिट इशू करे हैं। तो क्या यहां पे क्लियर कट एक अपर लिमिट है या नहीं है? यस। तीसरा, क्या यहां पर कॉस्ट बढ़ाई जा सकती है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सटर्नैलिटी को खत्म करने के लिए? कि हम लोगों की कॉस्ट बढ़ाएं। क्या यहां पर भी हमने सामने वाले की कॉस्ट बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? यस। फर्क यह है, वहां पर टैक्स लगा के कॉस्ट बढ़ा रहे थे और यहां पे कैसे कॉस्ट बढ़ा रहे हैं? जब उसको परमिट खरीदना पड़ेगा तो उसे परमिट खरीदने की वजह से क्या होएगा? उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फायदा नंबर 4, क्या यहां पर ऑटोमेटिकली लोग इनोवेशन के लिए मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे? यस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी यूज करना। तो एक फायदा हो गया। और तीसरी चीज, कंज्यूमर का फायदा होगा। कंज्यूमर का कैसा फायदा होगा? जो फर्म कम पॉल्यूशन कर रही है वो अपने परमिट बेचेगी, परमिट बेच के जो पैसा कमाएगी उससे उसकी कॉस्ट कम हो गई, और उसकी कॉस्ट कम हो गई तो क्या ऐसी फर्म्स का प्राइस महंगा होगा या सस्ता होगा? सस्ता होगा। तो कंज्यूमर उस कंपनी से खरीदना पसंद करेंगे जो कम पोल्यूशन करती है, क्योंकि कम पोल्यूशन वाली कंपनी का कॉस्ट कम होएगी, उसकी कॉस्ट कम होएगी तो उसका प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। जबकि पोल्यूशन वाले केस के अंदर सारा पैसा किसके पास चला जाता था? सरकार के पास चला जाता था। यहां पर जो एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा हुआ ना, वो सारा बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कम कॉस्ट का मतलब है कंज्यूमर के लिए प्राइस भी कितना होगा? कम होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू द कौन सा मेथड? पॉल्यूशन मेथड। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज नहीं करी थी। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया था, पिगू ने बोला टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, काम खत्म। आज मैंने आपको टाइम लगाकर ये बताया, पिगू का जो तरीका था वो सही था, मगर टैक्स लगाने की अपनी प्रॉब्लम है, इसलिए उसी तरीके को थोड़ा सा चेंज करके हमने एक नया मेथड लगा दिया जिसका नाम क्या है? कैप एंड ट्रेड मेथड। बट इसका ड्रॉबैक भी वही है जो पिगुवियन टैक्स का था। ड्रॉबैक क्या है? अगर डिमांड ही इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ? प्राइस सेंसिटिव नहीं है, तो क्या ये मेथड भी फेल कर जाएगा? नहीं कर जाएगा? यस। मुझे एक बात बताओ, मैं मजे से पॉल्यूशन कर रहा हूं, परमिट खरीद रहा हूं, मेरी कॉस्ट ज्यादा है, मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 15 की जगह 25 कर दिया। आइडियली सरकार सोच रही थी 15 की जगह 25 प्राइस होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बट मैं बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कस्टमर इतना लॉयल है कि वो 15 में भी खरीदने के लिए तैयार है और 25 में भी। तो ये चीज तो दोनों का डिसएडवांटेज है। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो पोल्यूशन टैक्स वाला मेथड भी फेल हो जाएगा और कैप एंड ट्रेड भी फेल हो जाएगा। ठीक है जी। विद दैट हमारे 3 पॉइंट हो गए और अब आते हैं मार्केट फेलियर के आखिरी पॉइंट के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक टॉपिक और है, वो भी पढ़ लो जल्दी से। कौन सा है? एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ वर्ड बोल के छोड़ देता हूं। 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं मेरिट गुड्स और एक होते हैं डीमेरिट गुड्स। मेरिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो मेरिट गुड्स वो होते हैं जो सोशली डिजायरेबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, मेरिट गुड्स वो होते हैं जिनकी आम तौर पे कौन सी तरह की एक्सटर्नैलिटी होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एग्जाम्पल, एजुकेशन। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एजुकेशन से सिर्फ उसी का भला होता है जो खुद पढ़ाई करता है या उसके आसपास वालों का भी। आसपास अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आपको कोई पूरे साल खांसी जुकाम कुछ नहीं हो रही, आपको फायदा हो रहा है, आपके आसपास वालों को भी। आसपास आपने कोविड में अपना ध्यान रखा, आपने तीनों वेव के अंदर अपने आप को कोविड नहीं होने दिया, आपका भी फायदा हुआ।
बट सिर्फ आपका फायदा हुआ है, आसपास वालों का भी, आसपास वालों का भी। मेरी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाती है, नो डाउट मेरी कंपनी को तो फायदा होता है, बट सिर्फ मेरी कंपनी को फायदा होगा या बाकी कस्टमर को भी फायदा होगा? कस्टमर को भी फायदा होगा। ये सारी चीजें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? मेरिट गुड्स। क्योंकि इन गुड्स की आमतौर पे कौन सी एक्सटर्नैलिटी होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। बट मेरिट गुड्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इन गुड्स की आमतौर पर मार्केट में क्या होती है? अंडर प्रोडक्शन। जिस क्वांटिटी में ये बनने चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? रीजन वही सेम है, क्योंकि मेरिट गुड्स के अंदर लोग डिसीजन लेते हैं एमपीसी और एमपीबी के बेसिस पर, जबकि मेरिट गुड्स के केस में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसलिए यहां पर सोशल कॉस्ट कम होती है। तो वही सेम डायग्राम आ जाएगा जो हमने पॉजिटिव में बनाया था। ये हमारा एमपीबी है, ये हमारा एमपीसी है। लोग बना रहे हैं कितना? Q1, जबकि सोशल कॉस्ट कम है, बनना कितना चाहिए? Q2। तो जो प्रॉब्लम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में होती है, सेम प्रॉब्लम आपको कहां पर देखने को मिलेगी? मेरिट गुड्स में। क्या प्रॉब्लम है? द आंसर इज अंडर प्रोडक्शन। मेरिट गुड्स के मार्केट फेलियर को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो सरकार करती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में सरकार क्या करती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले क्या देती है? सब्सिडी। और अगर सब्सिडी से भी काम ना चले तो खुद ही वो सामान देने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप खुद देखो, जितने भी मेरिट गुड्स हैं जिनका सोसाइटी को फायदा होता है, क्या वो काम सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ती है या खुद ही करना शुरू कर देती है? खुद ही। आप खुद सोचो, कोविड के अंदर वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने क्या बोला? अपने आप लगवा लो, या सरकार खुद ने खुद लगाई? खुद। इंडिया के अंदर एक बहुत गंदी बीमारी थी, पोलियो, अब धीरे धीरे रेडिकेट हो गई है। बचपन में वो मीठी मीठी वाली जो बूंदे थे वो पी होंगी, वो पोलियो की ड्रॉप्स सरकार क्या बोलती है? अपने आप पी लो, या सरकार पिलाती है? सरकार क्यों पिलाती है? ऑल दीज आर पोलियो ड्रॉप्स, कोविड वैक्सीन, ऑल दीज इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलूं तो ये गुड्स को क्या बोला जाएगा? मेरिट गुड्स। लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस, लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे और अल्टीमेटली जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, जितनी कंजम्पशन होनी चाहिए, उसके मुकाबले क्या होगी? कम। बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या करना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर छोड़ना, 500 रुपए की पोलियो ड्रॉप्स है, रहने देते हैं। बट इसकी वजह से होगा क्या? बताओ, क्या पोलियो इरेडिकेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं। इसीलिए सरकार क्या करती है? या तो पोलियो ड्रॉप्स के ऊपर सब्सिडी देगी, और अगर सब्सिडी से भी काम नहीं बना तो सरकार क्या करेगी? खुद ही कूद जाएगी और कहेगी खुद ही हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। सारा कुछ सेम है। अगर आप रिलेट करके पढ़ो, जल्दी से बुक में देखो, मेरिट गुड्स पढ़ो जरा। मेरिट गुड्स आर गुड्स विच आर डीम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल and therefore the government deems that their consumption should be encouraged। वो गुड्स जो लोगों में एनकरेज करने हैं। क्यों एनकरेज करने हैं? सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स। लेफ्ट टू दी मार्केट, लोग सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट और कॉस्ट देखेंगे। अकॉर्डिंगली जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसके मुकाबले क्वांटिटी ज्यादा होएगी या कम होएगी? कम होएगी। वन लाइन में लिखूं तो यहां भी वही प्रॉब्लम होएगी, अंडर प्रोडक्शन होएगी और अंडर कंजम्पशन होएगी। एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक बार रीड कर लो कौन कौन से हैं। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, वेलफेयर सर्विस, पब्लिक पार्क, म्यूजियम, पब्लिक लाइब्रेरी, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप इन सब के अंदर एक चीज देखो, इन सारी चीजों का फायदा सिर्फ उसी इंसान को नहीं होता जो कर रहा है, इन सब का फायदा क्या ओवरऑल पूरी सोसाइटी को होता है या नहीं होता? यस। डायग्राम बनाना है तो यहां ध्यान से देखो, ये डायग्राम ऑलरेडी देखा हुआ है। कहां पे देखा था ये डायग्राम? सेम टू सेम डायग्राम हमने कहां पर देखा है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट मारा है मैंने, क्योंकि हमारी बुक में भी सेम डायग्राम है। जो डायग्राम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में बनेगा वही डायग्राम किस में मिलेगा? मेरिट गुड्स में। सॉल्यूशन पढ़ो। अच्छा, यहां पर एक चीज और दे रखी है, इन गुड्स की अंडर कंजम्पशन क्यों होती है? 3 रीजन दे रखे हैं। पहला, लोगों को पता ही नहीं होता ये गुड्स उनके लिए अच्छे हैं। मुझे एक बात बताओ, सरकार ने इतना कोविड वैक्सीन की प्रमोशन करी कि हम एक समय बाद तो इरिटेट हो गए थे। किसी को भी कॉल करते थे तो क्या होता था? क्या आपने कोविड वैक्सीन लगवा दिया? डन। पूरे वो ऐड आ रही है, अमिताभ बच्चन की आवाज में ऐड करवा रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे बोल रहे हैं वैक्सीन लगवा लो, एक्टर एक्ट्रेसेस आगे बोल रहे हैं वैक्सीन लगा लो, और आपको इरिटेट करने के लिए फ्लाइट लेनी है, जब तक वैक्सीन नहीं है एंट्री नहीं देंगे। रेस्टोरेंट जाना है, जब तक तुम्हारे पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है एंट्री नहीं देंगे। सीए के एग्जाम हुए थे उस समय, सीए के एग्जाम में एंट्री अलाउड नहीं है जब तक क्या ना लगाओ वैक्सीन। सरकार क्यों कर रही है? सरकार कह रही है लोग इसे अंडर कंज्यूम करेंगे अगर लोगों को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो इनकी अंडर कंजम्पशन का पहला रीजन कम। दूसरा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जब कुछ लोग किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कुछ लोगों के लिए वो चीज अनअफोर्डेबल होती है, वहां पे वर्ड का यूज होता है इक्विटी। अगर सरकार तुम्हें सिर्फ ज्ञान देती रहे, वैक्सीन लगवा लेना, मगर वैक्सीन है 1000 रुपए की, तो बताओ ज्ञान देने से काम बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो 1000 रुपए वैक्सीन पे खर्च नहीं करेंगे। तो वैक्सीन का या मेरिट गुड्स का अंडर कंजम्पशन का दूसरा कारण क्या हो सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी, दैट उस प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे आप सबको पता है हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है। आप किसी दिन सवेरे से लेकर शाम तक कैलकुलेट करना आपके शरीर में प्रोटीन कितना जा रहा है, जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है ना, उसका 50% भी पूरा नहीं कर रहे इंडियंस। खासकर नॉन वेजिटेरियन लोग तो फिर भी शायद पूरा कर लें, वेजिटेरियन वालों की पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ज्ञान सबको है कि प्रोटीन होना चाहिए, जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 60 है तो आपके पास प्रोटीन भी कितना जाना चाहिए? 60 ग्राम। 60 ग्राम नहीं जा रहा। अच्छा, कुछ लोग तो इग्नोरेंस की वजह से नहीं ले पा रहे, इंपरफेक्ट इंफॉर्मेशन। सर हमें पता ही नहीं हमारी सब्जी के अंदर प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट्स कितना, अच्छी लगती है, खा जाते हैं इसलिए हम। दूसरा रीजन, कुछ लोगों को पता है बट प्रोटीन के जितने भी सोर्स हैं, ध्यान देना, वो सस्ते नहीं है, महंगे हैं। दालें महंगी है, पनीर महंगा है, टोफू महंगा है, चिकन महंगा है, प्रोटीन पाउडर महंगा है। तो मुझे बताओ, कुछ लोग तो इग्नोरेंस की वजह से प्रोटीन नहीं ले रहे, और कुछ लोग क्यों नहीं ले पा रहे? अफोर्डेबल नहीं है, अनअफोर्डेबल है। इसको क्या बोलते हैं? ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी। तीसरा रीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। हम सबको पता है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, हम सबको पता है कि हमें हमारे विटामिन पूरे करने चाहिए, हम सबको ये करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है इन सारी चीजों के लिए खर्चा करने के लिए जब पैसा खर्च करने का समय आता है, हम अपने लिए उतना पैसा जुटा कर ही नहीं रखते। हर इंसान जब खर्चा करता है ना, वो कुछ पैसा संभाल के रखता है, बट वो पैसा उन चीजों के लिए संभाल के रखता है जो वो फोर्स ही कर सकता है। बहुत सारे लोग इन चीजों की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है, इसीलिए वो इसके लिए पैसा अलग से साइड करके नहीं रखते, तो अनसर्टेनिटी की वजह से भी वो इस पे खर्च नहीं कर पाते। तो 3 कारण दे रखे हैं व्हाई पीपल डू नॉट कंज्यूम मेरिट गुड्स। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि पैसे नहीं है, और क्योंकि वो अपने आप को अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं करते। अब आखिरी चीज, सरकार क्या करे? पॉइंट नंबर 1, थ्रू रेगुलेशन। सरकार तुम्हारे लिए वो गुड्स मैंडेटरी कर दे। एग्जांपल, इंडिया में एजुकेशन कैसे इंपार्ट होगी, सरकार ने स्कूल के ऊपर छोड़ रखा है या रेगुलेट कर रखा है? रेगुलेट। मुझे एक बात बताओ, सारे स्कूल जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है उनमें पढ़ाई अलग अलग होती है या सेम ही होती है? सेम। सिलेबस रेगुलेट कर रखा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस, बड़े स्कूल में पढ़ाई अलग होगी, छोटे स्कूल में पढ़ाई अलग होगी। सरकार कह रही है स्कूल बड़ा या छोटा हो, उसमें पूल अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एक में पंखा होगा, एक में एसी होगा, मगर पढ़ाई सब में क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट में मेक इट कंपल्सरी टू अवेक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मेरिट गुड्स होते हैं। लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस, हर इंसान कहता है मुझे इंश्योरेंस की क्या ही जरूरत है, बट क्या सरकार कुछ केसेस में मैंडेटरी इंश्योरेंस करता है? यस। एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी जॉब में काम करते हो जहां पर आपकी जान को या आपकी हेल्थ को खतरा है, तो आपके एम्प्लॉयर के लिए यह मैंडेटरी है कि वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी लेगा और लाइफ इंश्योरेंस भी। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस, बताओ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं। और एम्प्लॉय को पता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं रोज रोज माइन के अंदर जाता हूं ड्रिलिंग करने के लिए, मैं रोज प्लेन चलाता हूं, किसी दिन भी क्रैश हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, मगर क्या वो अपने लिए इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा? नहीं। सरकार ने मैंडेटरी कर दिया। तीसरा, कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन। यहां तो पोलियो का एग्जांपल ले लो, पोलियो ड्रॉप सरकार ने मैंडेटरी कर रखी है। और लास्ट में फ्री इंफॉर्मेशन, कुछ जगहों पे सरकार फ्री में ज्ञान फैलती है, जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी सरकारी एड्स होती हैं वहां पर फ्रॉड से बचें, ये करें, आरबीआई कहता है सतर्क करें, ये सब क्या है? फ्री का ज्ञान है। क्यों? लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस, आप इस ज्ञान को लेने यूट्यूब पे नहीं जाओगे, आप उल्टा वेट कर रहे होते हो कब ये एड स्किप करने के, वो 5 सेकंड जाए मैं स्किप करूं, मगर सरकार कहती है 10 सेकंड तक ये एड सुननी पड़ेगी, सुनो बैठ गए इसको। क्यों? लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस, आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो सबसे आसान तरीका ये है, जो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद है और तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, सरकार तुमको पकड़ के तुम्हारे फायदे के लिए वो काम कराती है। दूसरा, थ्रू लेजिस्लेशन। मुझे एक बात बताओ, सबको पता है हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना आपके फायदे में है या नहीं है? यस। मेरिट गुड्स है या नहीं है? यस। मगर आपका चालान काटना छूट रहने दे, क्या आप घर से हेलमेट पहन के निकलोगे? नहीं।
दिल्ली में जो थोड़े बहुत लोग हेलमेट पहन के निकलते हैं, या जो दिल्ली में लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, वो इसलिए नहीं लगाते, उनको अपनी जान का है, वो इसलिए हैं क्योंकि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, चालान कटेगा। तो सोचो, सरकार तुम्हारा चालान काट के तुम्हें बचा रही है, क्योंकि सरकार को पता है गधे एक नंबर के, बिना हेलमेट के निकल जाएंगे, फिर एक्सीडेंट होगा तो सर बढ़ जाएगा। इसीलिए बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएंगे, हल्का सा ब्रेक लगाएंगे, अपना सर वहां पे आगे लगाएंगे। सरकार तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा चालान काट कर क्या कर रही है, हेलमेट और सीट बेल्ट लगवा रही है। क्या ये मेरिट गुड्स है या नहीं है? यस। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे और आपको बता रखा होगा इस एग्जाम्पल से कौन सा मार्केट फेलियर है या कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। अगला, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन। आप सबको पता है हमारे देश के अंदर 14 साल तक बच्चों की एजुकेशन क्या होती है, गारंटेड होती है, सरकार को पढ़ाना ही पड़ता है। फिर कोविड वगैरह जैसी डिसीजेस की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई या फ्री वैक्सीन हो गई। फिर नेक्स्ट चीज, सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती तो क्या करती है, पिगू को सुनती है। पिगू ने क्या बोला था, सब्सिडी दे दो। लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट प्रोविजन। अगर कुछ भी नहीं होता तो लास्ट में थक हार के सरकार क्या करती है, वो काम खुद ही करती है। एग्जाम्पल, एजुकेशन, इतने सारे लोग हैं, उन सबको एजुकेशन में सब्सिडी भी दे दो तो सबकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए लास्ट रिजॉर्ट सरकार के पास क्या होता है, सरकार खुद ही गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू एजुकेशन देती है, खुद ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू करती है। तो ये सारे टॉपिक हमारे कौन से रिलेटेड हो गए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड हो गए। आई एम टेलिंग यू, अगर आप रट्टा मारने लगोगे तो इस चैप्टर को छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने के लिए। लॉजिकली पढ़ोगे तो फ्री के नंबर हैं, क्योंकि यहां पर कोई ज्यादा डायग्राम वगैरह नहीं है, लॉजिकल चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, आखिरी चीज, मेरिट गुड्स अगर सरकार फ्री में दे दे तो क्या होगा। अब आइडियली तो सरकार को फ्री में दे देना चाहिए, थ्योरेटिकली बोलूं तो, बट फ्री में देने से क्या होगा, आपको पता है किसी भी चीज का डिमांड कब क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां पर प्राइस होगी, यहां पर क्वांटिटी हो गई। तो अगर सरकार ने 0 प्राइस चार्ज किया किसी भी चीज का तो लोग डिमांड कितना करेंगे, इतना। बट सरकार वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या अनलिमिटेड फंड्स देगी या लिमिटेड फंड रखेगी, लिमिटेड। दिल्ली गवर्नमेंट अगर फ्री एजुकेशन दे रही है, उसने अनलिमिटेड बजट रख रखा है अपने स्कूल के लिए, या लिमिटेड है, लिमिटेड। लिमिटेड बजट में लिमिटेड सप्लाई हो पाएगी। तो गवर्नमेंट की सप्लाई एक हद के बाद इनइलास्टिक है, वो नहीं बढ़ सकती। बट अगर तुमने लोगों से फ्री प्राइस चार्ज किया, लोगों को फ्री में दे दिया, तो उस केस में बताओ क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सारे लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। तभी आप ध्यान दोगे, जब भी सरकार कोई चीज आपके लिए करती है ना, वो पूरी तरह से फ्री नहीं रखती। वो क्या करती है, एक नॉमिनल सा प्राइस चार्ज करती है। नॉमिनल सा प्राइस चार्ज करने से क्या होता है, वेस्टेजेस नहीं होती। आप अगर उनसे नॉमिनल सा प्राइस चार्ज करोगे, मान लो 10 रुपए चार्ज करोगे, तो एटलीस्ट क्या होगा, जितनी आप सप्लाई कर पा रहे हो लोगों में उतनी डिमांड होगी, तो एटलीस्ट सारे लोगों की डिमांड फुलफिल हो पाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे शहरों के अंदर, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर लोगों के लिए सस्ता खाने का ऑप्शन होता है। जैसे तमिलनाडु के अंदर जगह जगह पे अम्मा कैंटीन खुली हुई है। अम्मा कैंटीन, जो जयललिता थी उसे अम्मा बोलते थे, अपने नाम पे खुलवाई थी जानबूझ के। अम्मा कैंटीन में क्या होता है, मात्र 5 रुपए में थाली भर के खाना मिलता है, 5 रुपए में। दिल्ली के अंदर भी गौतम गंभीर ने अपने एरिया में करा था, अदरवाइज दिल्ली के अंदर भी कुछ जगहों पे एक कैंटीन खुली थी आम आदमी कैंटीन से। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी ने अपने नाम से खुलवा दी थी, अब उसका नाम थोड़ी देर में बीजेपी बदल देगी। ठीक है जी, कैंटीन चलती रहेगी, नाम बदल जाएगी। जहां तक मुझे पता है उसका नाम अटल कैंटीन करने वाले हैं बहुत जल्दी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल कैंटीन कर देंगे। हर सरकार अपना अपना नाम डालती रहती है, बट कैंटीन पे फोकस करो। 10 रुपए में दिल्ली जैसे शहर में आपको प्लेट भर के खाना मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, खाना खाना, एक पौष्टिक खाना खाना मेरिट गुड्स है। क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन मेल नरिश्ड रहेगी तो क्या ओवरऑल देश में उसका नुकसान होगा या नहीं होगा, यस। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को एक नरिशमेंट दे दो तो वो कुछ ना कुछ काम कर ही लेगी। तो खाना खिलाना इज अ मेरिट गुड्स। लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस सारे लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट सरकार कह रही है हम फ्री भी नहीं देंगे। बताओ फ्री क्यों नहीं देंगे, अगर सरकार फ्री खाना देगी तो भूख होगी इतनी सी, थाली भर के ले लोगे, बाकी क्या करोगे, फेंक दोगे। इस वजह से क्या होगा, सरकार तो लिमिटेड सप्लाई कर रही है मगर सब लोगों की डिमांड नहीं पूरे कर पाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है, मेरिट गुड्स देती है बट फ्री में नहीं देती। क्या उसका प्राइस चार्ज करती है, यस। ये डायग्राम दे रखा है, अगर फ्री दोगे तो आपकी सप्लाई अनफुलफिल्ड रह जाएगी। इससे अच्छा क्या करो, एक मार्केट प्राइस चार्ज करो। वो मार्केट प्राइस हो सकता है आप नॉर्मल मार्केट प्राइस के मुकाबले क्या कर रहे हो, कम चार्ज कर रहे हो। क्लियर है, मेरिट गुड्स हो गया डन। मेरिट के बाद अगली कैटेगरी कौन सी है, अब आप बोलो। मेरिट कौन से गुड्स थे, जो सोशली डिजायरेबल थे।
डीमेरिट कौन से होंगे? जो सोशली अनडिजायरेबल है। ये वो गुड्स हैं जिनसे सोसाइटी को नुकसान होता है, अकॉर्डिंगली इन गुड्स की कंजम्पशन कम होनी चाहिए, बिकॉज इन गुड्स के साथ कौन सी तरह की एक्सटर्नैलिटी होंगी? पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव? नेगेटिव। सो डीमेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बिलीव्ड टू बी सोशली अनडिजायरेबल. The consumption of these goods poses significant negative externalities on a society as a whole, and accordingly यहां पर प्राइवेट कॉस्ट कम होती है और सोशल कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा. और अब मुझे बताओ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में मार्केट फेलियर क्या होता है? उनकी अंडर प्रोडक्शन होती है या ओवर प्रोडक्शन होती है? ओवर. तो डीमेरिट गुड्स में भी क्या होगा? जितनी सोसाइटी में इनकी प्रोडक्शन होनी चाहिए उसके मुकाबले कम हो रही है या ज्यादा? ज्यादा. द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स इज लाइकली टू बी मोर देन व्हाट इज ऑप्टिमल अंडर द फ्री मार्केट्स. अच्छा, यहां पर एक पॉइंट बताओ. अच्छा, एग्जांपल तो बड़े सिंपल है, मैंने बोल्ड करके लिख दिए. कौन कौन से डीमेरिट गुड्स हैं? सिगरेट, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गए. ये सब सारे किसके एग्जांपल हैं? डीमेरिट्स. अच्छा, एक चीज बताओ, मेरिट गुड्स वो होते हैं जिनकी कौन सी एक्सटर्नैलिटी होती है? पॉजिटिव. डीमेरिट गुड्स वो होते हैं जिनकी कौन सी एक्सटर्नैलिटी होती है? नेगेटिव. बट हर वो चीज जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्या वो डीमेरिट गुड्स है? डीमेरिट गुड्स की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, बट हर वो गुड जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्या उसे डीमेरिट बोलेंगे? द आंसर इज नो. मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, आर ऑल द गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कंसीडर्ड एज डीमेरिट? द आंसर इज नो. एग्जांपल लेता हूं. एक ऐसा गुड जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो है बट हम उसे डीमेरिट नहीं बोलेंगे. हमारी बुक में एग्जांपल दे रखा है स्टील. स्टील बनाते समय मुझे एक बात बताओ, पॉल्यूशन होएगी या नहीं होएगी? यस. यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर स्टील अनलेस देयर इज अ पॉल्यूशन, क्योंकि स्टील के लिए ना बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और उस हाई टेम्परेचर को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? कोयला जलाओगे. कोयला जलाओगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन. स्टील के साथ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जुड़ी है, बट स्टील एज अ प्रोडक्ट डीमेरिट गुड्स है या मेरिट गुड्स है? मेरिट गुड्स. तो एक बात समझो, एवरी डीमेरिट गुड विल हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, but every good that has negative externality may not be demerit goods, because कई बार merit goods को भी बनाने के लिए कई बार सोसाइटी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है बट वो डीमेरिट नहीं है. लेट्स से सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर पता है? आज की डेट में चिप्स बोलते हैं जिन्हें. आप फोन यूज करते हो, घड़ी यूज करते हो, पंखा यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, उसके अंदर क्या डलती है? चिप्स. हमारी दुनिया चिप्स पे चल रही है. चिप्स के बिना हमारी दुनिया आज की डेट में नहीं चलेगी. आपकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक किस पे डिपेंडेंट है? सेमीकंडक्टर चिप्स. मुझे बताओ, इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाते समय क्या वेस्ट निकलता है या नहीं निकलता? यस. ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? नुकसानदायक. तो सेमीकंडक्टर के साथ कौन सी एक्सटर्नैलिटी है? नेगेटिव. बट सेमीकंडक्टर अपने आप में मेरिट गुड्स है या डीमेरिट गुड्स है? ये डीमेरिट गुड्स नहीं है. तो यहां पर एक चीज समझा रखी है, लिख लो इंपॉर्टेंट, सारे गुड्स जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जरूरी नहीं है वो डीमेरिट गुड्स हो. हमारी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है स्टील. फिर डीमेरिट गुड्स में सरकार को इंटरवीन क्यों करना चाहिए? रीजन नंबर 1, क्योंकि लेफ्ट टू दी मार्केट ये प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्शन होंगी या ओवर प्रोडक्शन होगी? ओवर प्रोडक्शन. सेकेंडली, लोगों को पता ही नहीं है ये डीमेरिट है, लोग कंज्यूम किए चले जा रहे हैं. लोगों को लग रहा है बढ़िया चीज है, कंज्यूम करते रहो. फॉर एग्जाम्पल, जब तक अवेयरनेस नहीं थी लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे. लोगों को लग रहा था क्या बढ़िया चीज है, गर्मी में चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पियो, एंजॉय करो. ये तो बाद में पता लगा उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8 चम्मच चीनी है. वैसे हम चीनी सोच सोच के खा रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक के एक ग्लास में कितने चम्मच चीनी है? 8 चम्मच चीनी है. तो अब मुझे बताओ, जब लोगों को पता ही नहीं है कि ये मेरिट है या डीमेरिट है, तो क्या इसकी प्रोडक्शन और इसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी या नहीं होगी? यस. सो देयर आर 2 रीजंस व्हाई गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर. फर्स्ट, लेफ्ट टू दी मार्केट ओवर प्रोडक्शन हो रही है. सेकेंडली, लोगों को पता ही नहीं है ये गुड्स मेरिट नहीं है, क्या है? डीमेरिट है. गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करेगी? 1 लाइन में बोलूं, पॉइंट्स बहुत सारे बने हुए हैं. गवर्नमेंट या तो टैक्स लगाएगी या फिर क्या करेगी? उसे बैन कर देगी. रिस्ट्रिक्शन लगाएगी या फिर टैक्स लगाएगी. बट पॉइंट्स बहुत सारे बना दिए. पहला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, क्या है? कंप्लीट बैन. एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जो डीमेरिट थे और सरकार ने कंप्लीटली बैन कर दिए. अल्कोहल कंप्लीटली बैन तो नहीं हुआ, सिगरेट तो नहीं हुआ, मगर कंप्लीटली बैन क्या है? ड्रग्स. क्योंकि ड्रग्स की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, इसलिए हमारे देश के अंदर जो ड्रग्स है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, उन्हें सरकार ने क्या बोला? कंप्लीटली बैन. सेकेंड पॉइंट, परसुएशन थ्रू एड्स. मैं उस चीज को बैन नहीं कर रहा, मगर जानबूझ के लोगों को एड के थ्रू बता रहा हूं. जैसे कि आपको पता होगा, हर मूवी से पहले क्या वो मुकेश आता है या नहीं आता? यस.
हर मूवी से पहले वो मुकेश को दिखाते हैं उसका जबड़ा बाहर निकल के आ रहा है पूरा, और जान के दिखाते हैं। ऐसा सीन इसलिए नहीं दिखाते कि आप देखकर उल्टा पहली स्टार्टिंग में मूवी देखने गए थे हैप्पी मूवी और मुकेश को मरते देख लिया। सरकार जान के दिखाती है तुम्हें, वो सरकार जान के सिगरेट के पैकेट के ऊपर सड़े हुए लंग्स दिखाती है ताकि वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तुम्हें बता सके ये गुड्स मेरिट नहीं है, क्या है, डीमेरिट। फिर थर्ड, लेजिस्लेशन ऑन द टाइप ऑफ एड्स। हमारे यहां पर मोस्ट ऑफ दी चीजें ऐसी हैं जिनकी एड करनी फ्री है, जैसे मर्जी ऐड करो, मगर जो डीमेरिट गुड्स है ना उनकी एड आमतौर पे अलाउड नहीं है। एग्जांपल, इंडिया में आप अल्कोहल की एड नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी अल्कोहल ब्रांड है ना अपनी एड करने के लिए अपना पानी निकालते हैं, अपना सोडा निकालते हैं और सोडा की एड करते हैं। कभी भी ध्यान से देखो, कोई भी अल्कोहल ब्रांड अपनी एड नहीं कर सकता। रॉयल स्टैग हो गया या जो भी होता है, इंपीरियल ब्लू, मेन विल बी मेन जो एड आती है, एड पता किसकी आती है, कभी ध्यान दो, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी। ये कौन है म्यूजिक सीडी सुन रहा है इंपीरियल ब्लू की, और ये कौन है जो सीडी चला रहा है आज की डेट में? मुझे बताओ, इंपीरियल ब्लू का मेन प्रोडक्ट म्यूजिक सीडी है या अल्कोहल है? अल्कोहल। बिकॉज वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमारी अल्कोहल अच्छी है, रीजन बीइंग हमारे देश ने अल्कोहल को बैन नहीं किया मगर अल्कोहल की ऐड करने को क्या कर रखा है, बैन। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट ऑन एक्सेस। कुछ लोगों की एक्सेस से बाहर ही ले जाओ, उनको खरीदने ही मत दो। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में 21 साल से नीचे किसी को भी अल्कोहल बेचना अलाउड है या अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है। कुछ स्टेट के अंदर 25 भी है, बाकी फॉलो होती है नहीं होती उसको मारो गोली। क्या सरकार ने लॉ बना रखा है? यस। अगला, स्पेशल रिस्ट्रिक्शन। ये क्या होती है? कुछ एरिया में वो प्रोडक्ट बेचना अलाउड नहीं है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एरिया है नॉर्थ कैंपस, वहां पर किसी भी दुकान में सिगरेट ओपनली नहीं बिकेगी, क्योंकि डीयू एरिया के अंदर जहां पे स्टूडेंट्स हैं वहां पर सिगरेट बेचना अलाउड नहीं है। ऐसी कुछ स्टेट में लॉ है कि जहां पर स्कूल है, स्कूल के इतने किलोमीटर के दूर अल्कोहल की शॉप नहीं हो सकती। ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि बेचना पूरी तरह से बैन नहीं कर रहे, बट कुछ एरिया में हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पिग्गू ने जो बोला था, क्या बोला था? उसको महंगा करने के लिए क्या कर दो? उसकी एमपीसी को बढ़ाने के लिए क्या कर दो? हाई टैक्स। मे नॉट बी पॉल्यूशन टैक्स, कोई भी टैक्स लगा दो, उसे प्यार से क्या बोलते हैं? पिगोवियन टैक्स। अच्छा, इंडिया के जीएसटी सिस्टम में 4 रेट हैं, बताओ कौन कौन से? 5, 12, 18 और 28। मुझे बताओ जो मेनली डीमेरिट गुड्स होंगे उसे कौन से रेट में डालते होंगे? 28। सिगरेट 28, अल्कोहल उस पर जीएसटी नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी हाईएस्ट रेट में जाती है। कोल्ड ड्रिंक 28। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जिनसे बहुत पोल्यूशन होती है, जितनी ज्यादा लग्जरी गाड़ी होगी उतनी माइलेज कम होगी, पोल्यूशन ज्यादा करेगी, उनके ऊपर भी क्या लगेगा? 28। सो डीमेरिट गुड्स पे हमारे देश में हाईएस्ट रेट लगता है। और लास्ट में सरकार कहती है हम तुम्हें बैन नहीं कर रहे हैं, बट हम तुम्हारा क्या फिक्स कर देंगे? मिनिमम प्राइस। इस प्राइस से नीचे तुम अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते, तुम्हें बेचना इतने प्राइस पे पड़ेगा। मुझे बताओ, हमारे देश में अल्कोहल का प्राइस फ्री मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन होता है या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जान के अल्कोहल का मिनिमम प्राइस इतना रखती है कि मोस्ट ऑफ द लोग उसे अफोर्ड ही ना कर सके। अगर अल्कोहल को फ्री मार्केट पे छोड़ दिया जाए ना, अल्कोहल कंपनीज डिस्काउंट दे देकर वो तो सबको पिला डालेंगी। तो हमारे यहां पर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? उसे बैन नहीं करती क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है वहां से टैक्सेस के रूप में, बट वो मेन लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो उसका मिनिमम प्राइस ही इतना ज्यादा रख देती हैं कि कितने सारे लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमारे जो 2 टॉपिक थे, मेरिट और डीमेरिट के जो टॉपिक था, ये किससे रिलेटेड है? मेरिट वाला पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के साथ है, डीमेरिट वाला नेगेटिव के साथ है। और अब आते हैं अपनी आखिरी मार्केट फेलियर पे। आखिरी मार्केट फेलियर का नाम क्या है? पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड क्या होते हैं ये समझने के लिए पहले तो 2 वर्ड समझ लो। एक वर्ड होता है राइवल और एक वर्ड होता है नॉन राइवल। इसे बोलते हैं राइवलरस, राइवलरस गुड्स, एक होते हैं नॉन राइवलरस गुड्स। अब सवाल ये है, राइवल क्या होता है और नॉन राइवल क्या होता है? पहले तो ये समझ लो। राइवल का मतलब होता है, वैसे राइवल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइवल इन इंग्लिश? राइवलरी क्या मतलब होता है? दुश्मनी। अगर तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तो तुम मेरे एक तरह से क्या हो? राइवल। इकोनॉमिक्स में कोई प्रोडक्ट को राइवलरस तब बोला जाता है अगर उस प्रोडक्ट को मैंने कंज्यूम कर लिया तो अब आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। इफ अ प्रोडक्ट इज ऑफ सच नेचर
दैट उसे एक इंसान कंज्यूम कर ले तो अब वो दूसरा इंसान की कंजम्पशन के लिए नहीं बचेगा, तो हम बोलते हैं वो प्रोडक्ट क्या है, राइवलरस नेचर का। और नॉन राइवलरस का मतलब क्या हुआ, अगर एक प्रोडक्ट मैं भी कंज्यूम कर सकता हूं और साइमल्टेनियसली तुम भी कंज्यूम कर सकते हो, हम दोनों मिलकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, नॉन राइवलरस। यानी नॉन राइवलरस वो होते हैं जहां पर साइमल्टेनियस कंजम्पशन करना पॉसिबल है, जबकि राइवलरस वो होते हैं जहां पर साइमल्टेनियस कंजम्पशन करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल, कोई भी फ्रूट है, फ्रूट राइवलरस है या नॉन राइवलरस है, राइवलरस। मैं वो फ्रूट खा गया तो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। मोबाइल फोन राइवलरस है या नॉन राइवलरस है, राइवलरस। वो मोबाइल फोन मैं यूज कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। मूवी के अंदर 100 सीट है, आपने एक सीट ऑक्यूपाई कर ली है, राइवल या नॉन राइवलरस, राइवलरस। अगर तुमने वो सीट ऑक्यूपाई कर ली तो कोई और उस सीट पर नहीं बैठ पाएगा। मैंने तभी बोला लिमिटेड सीट्स हैं, अगर मैंने आपको एक सीट दे दी तो वो सीट मैं किसी और को नहीं दे पाऊंगा। तो आपके दिमाग में क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर ये प्रोडक्ट मैंने कंज्यूम कर लिया तो अब ये प्रोडक्ट की चीज किसी और को नहीं मिलेगी, तो वो क्या है, राइवलरस। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट राइवलरस होते हैं। कपड़े, आपने वो कपड़े पहन लिए तो अब साइमल्टेनियसली वो कपड़े और कोई पहन नहीं सकता, कपड़े भी क्या है, राइवलरस। अब उल्टा एग्जांपल लेता हूं, नॉन राइवलरस। सनलाइट, मैं अगर सनलाइट ले रहा हूं, तुम्हारे लिए कहीं कमी होगी है सनलाइट की, तुम भी ले सकते हो, तुम भी। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट से मेरे घर में रोशनी आ रही है तो तुम्हें भी आ रही है, नहीं आ रही, यस। एक लेक है, वो लेक को तुम यूज कर सकते हो तो क्या मैं भी यूज कर सकता हूं, यस। एक सड़क है, एक हाईवे है, उस हाईवे को तुम भी यूज कर सकते हो और मैं भी यूज कर सकता हूं। यूट्यूब की एक वीडियो है, लाइव स्ट्रीम हो रही है, ओपन फॉर एवरीवन। तुम अगर उसे लाइव स्ट्रीम वीडियो को देखोगे तो मेरे लिए भी अवेलेबल है या नहीं है, मेरे लिए भी अवेलेबल है। डिश टीवी का एंटीना, डिश टीवी की सैटेलाइट लगी हुई है, उस सैटेलाइट से तुम्हारे घर में भी सिग्नल आ सकता है, मेरे घर में भी सिग्नल आ सकता है। तुम्हारे घर में सिग्नल आ गया तो मेरे घर का सिग्नल वीक हो जाएगा, या दोनों को मिल सकता है, दोनों को। तो ये सारे जो एग्जांपल लिए, फिर से बोलता हूं कौन कौन से, यूट्यूब की वीडियो हो गई, हाईवे हो गया, सनलाइट हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ये सब आमतौर पे राइवलरस नहीं होते, क्या होते हैं, नॉन राइवलरस। समझ में आ गया, ध्यान से सुनना, मैं आगे एग्जांपल लूंगा, फिर कंफ्यूज मत होना। राइवलरस वो है जिसकी साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, नॉन राइवलरस वो है जिसकी साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल है। सर फर्क क्या पड़ेगा, अगर कोई प्रोडक्ट राइवलरस है ना तो उसको मल्टीपल लोगों को देने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज खर्च होंगे तो मुझे बताओ उस प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट होएगी या नहीं होएगी, यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक फोन ले लिया और अब तुम्हें फोन चाहिए तो तुम्हारे लिए मुझे नया फोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि नए आप और मैं सेम फोन यूज नहीं कर सकते, तुम्हें वो देने के लिए नया फोन बनाना पड़ेगा, नए फोन के लिए नए रिसोर्सेज लगेंगे, और उसकी क्या पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होएगी या नहीं होएगी, यस। मगर नॉन राइवलरस में बताओ, तुम्हें वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, देने के लिए क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स लगेंगे, नहीं। इसका मतलब तुम्हारे लिए मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 0। मैंने स्ट्रीट लाइट लगा दी, उस मोहल्ले में 5 लोग रहे, 10 लोग रहे या 15 लोग रहे, मुझे बताओ 5 की जगह 6ठा आदमी आया, उसको स्ट्रीट लाइट देने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, या सेम में काम चल जाएगा, सेम में काम चल जाएगा। तो राइवलरस और नॉन राइवलरस में फर्क समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 वर्ड और बताता हूं आपको। एक वर्ड होता है एक्सक्लूडेबल, और एक वर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना, किसी को अलग कर देने को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड। एक्सक्लूडेबल का मतलब यह है, अगर मैं आपको उस प्रोडक्ट का टाइटल दे सकता हूं जिस वजह से वो प्रोडक्ट सिर्फ आप कंज्यूम करोगे और आप किसी और पर्सन को कंज्यूम करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो माना जाता है वो प्रोडक्ट नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है, एक्सक्लूडेबल। एग्जांपल, आप क्लास खत्म होने के बाद नीचे गए, नीचे आपकी बाइक खड़ी थी, आपने बाइक चलानी थी, मगर उस बाइक पे कोई बैठा था, क्या करोगे बताओ, जाके उसको जाओगे, उसको कहोगे मेरी बाइक से उतर, और वो आमतौर पे शरीफ आदमी होगा, गुंडा नहीं होगा, तो उतर भी जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने किस हक से बोला मेरी बाइक से उतर, क्योंकि उस बाइक का टाइटल आपके पास है। ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना,
कि इस प्रोडक्ट का टाइटल मेरे पास है और मैं इससे बाकी सबको एक्सक्लूड कर सकता हूं, इस क्वालिटी को क्या बोला जाता है? एक्सक्लूडेबल। तो ध्यान दीजिए, हर वो चीज जिसका प्राइस होता है, हर वो चीज जिसका टाइटल ट्रांसफर किया जा सकता है, वो चीज आमतौर पे नॉन एक्सक्लूडेबल होती है या एक्सक्लूडेबल? एक्सक्लूडेबल। मेरी गाड़ी एक्सक्लूडेबल, मेरा फोन एक्सक्लूडेबल, क्योंकि मैंने इस फोन का प्राइस दिया है, प्राइस देने से मुझे इसका टाइटल मिल गया है। तो अगर आप इस फोन को हाथ लगाओगे तो मैं आपसे छीन सकता हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है? एक्सक्लूडेबल। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन के अंदर रिजर्व की गई एक सीट एक्सक्लूडेबल है नॉन एक्सक्लूडेबल? एक्सक्लूडेबल। आपकी ट्रेन, आपने पैसे देकर एक टिकट खरीदी, आपकी सीट पे कोई बैठा है तो आप क्या कहोगे? भाई क्या कर सकते हैं, या उसे उठाओगे? उठाओगे। क्यों उठाओगे? क्योंकि आप कहोगे ये मेरी सीट है, बिकॉज ट्रेन की सीट एक्सक्लूडेबल है या नहीं है? यस। तो क्या मत मारा करो, आप सोचा करो क्या मैं किसी और को इसको एक्सक्लूड कर सकता हूं या नहीं। ठीक है जी, एक्सक्लूडेबल और समझ में आ गया। अब नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होगा बताओ? जिसका प्राइस चार्ज ही नहीं किया जा सकता, जिसका किसी को टाइटल दिया ही नहीं जा सकता, और क्योंकि टाइटल नहीं दिया जा सकता इसीलिए किसी इंसान को उससे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट। आप साथ में पड़ोसी को बोल सकते हो स्ट्रीट लाइट यूज मत कर? नहीं। क्या उसके पास राइट है या नहीं है? यस। आप उसको क्या बोलोगे? आंखें बंद कर ले? नहीं। तो स्ट्रीट लाइट एक ऐसी चीज है जो एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है? बाय वेरी नेचर नॉन एक्सक्लूडेबल, क्योंकि आप उसको, किसी भी इंसान को उससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल, पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क का मतलब ही क्या होता है? ओपन फॉर एवरीवन। आप उस पब्लिक पार्क के अंदर सवेरे सवेरे एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके साइड में आकर एक और इंसान एक्सरसाइज करना शुरू हो गया, क्या आप उसे रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि वो पब्लिक पार्क है, वो एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल। बट आप अपने घर के लॉन में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक इंसान घुस के आ गया और उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, क्या उसको भगा सकते हो? यस, क्योंकि आपके घर का लॉन नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है? एक्सक्लूडेबल है। ठीक है जी। अगर मैं लेट से लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे कोई भी ऐसे प्ले कर रहा हूं, रोड साइड प्ले होते हैं ना, ओपन प्ले होते हैं, रोड साइड में खड़े होके कोई गाना बजा रहा हूं, आप आकर खड़े हो गए, चार लोग और आकर खड़े हो गए, एक्सक्लूडेबल या नॉन एक्सक्लूडेबल? नॉन एक्सक्लूडेबल। बट कोई चलता फिरता इंसान मेरी क्लास में आके बैठ गया जिसने फीस पे नहीं करी है, एक्सक्लूडेबल या नॉन एक्सक्लूडेबल? एक्सक्लूडेबल। बात समझ में आ रही है? जहां पर किसी को प्राइस के थ्रू, टाइटल के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है वो प्रोडक्ट एक्सक्लूडेबल है, और जहां पर प्राइस या टाइटल के थ्रू एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता वो क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल है। एक बार फिर से बोलो जल्दी से, राइवल का मतलब क्या होता है? राइवल का मतलब क्या होता है? मैंने कंज्यूम कर लिया तो तुम कंज्यूम नहीं कर पाओगे। नॉन राइवल का मतलब क्या होता है? मैं भी कंज्यूम कर सकता हूं और तुम भी कंज्यूम कर सकते हो, साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल है। एक्सक्लूडेबल का मतलब मैं किसी को प्राइस या टाइटल के थ्रू एक्सक्लूड कर सकता हूं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब मैं प्राइस या टाइटल के थ्रू एक्सक्लूड नहीं कर सकता, मैं किसी को वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता। अब बड़े ध्यान से सुनो, अगर ये समझ में आ गया तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। हमारे 4 सिनारियो होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला सिनारियो, वो प्रोडक्ट जो राइवल भी होते हैं, राइवलरस भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, ऐसे गुड्स को बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। Private goods are those goods which are rivalrous as well as excludable. दूसरा पॉइंट, जो गुड्स नॉन राइवलरस होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं उन्हें बोलते हैं पब्लिक गुड्स। पहले तो दोनों का मतलब समझ लो, तभी जाकर आगे की कहानी समझ में आएगी। मैंने आपको बोला 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं पब्लिक। ध्यान दो, मार्केट फेलियर प्राइवेट में नहीं होता, किसमें होता है? पब्लिक। बट पहले पब्लिक गुड होते क्या वो समझ तो आए। चलो पहले मुझे ये बताओ प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। पहले बोलो क्या? राइवल और एक्सक्लूडेबल। हिंदी में बोलो, प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आमतौर पे साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल नहीं, मैंने कंज्यूम कर लिया तो तुम्हारे लिए कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं, बट एट द सेम टाइम उनका प्राइस चार्ज करके या उनका टाइटल देकर क्या लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है? यस। एग्जांपल, आपका फोन प्राइवेट गुड्स है या पब्लिक गुड्स है? सोच के देखो। फोन पहली बात राइवलरस है या नहीं है? यस। आपने यूज किया तो कोई और यूज कर नहीं सकता, और अगर आपने वो फोन खरीद लिया है तो क्या आप बाकियों को एक्सक्लूड कर सकते हो? यस। तो फोन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट गुड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक और एग्जांपल किसका हुआ? फूड, जो आपने खाना खरीदा है। खाना राइवलरस है या नॉन राइवलरस है? राइवलरस। आपने वो खाना खा लिया तो अब और कोई खाना खा नहीं सकता,
और खाना एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल? एक्सक्लूडेबल। आपने जो खाना खरीदा है, आप किसी और को वो खाने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? यस। तो फूड इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट गुड्स। मोस्ट ऑफ द गुड्स जो डेली बेसिस पे आप खरीदते हो, एक एक करके दिमाग में सोच लेना, वो राइवलरस भी होते हैं, जो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द गुड्स कौन से होते हैं? प्राइवेट गुड्स। ध्यान दीजिए, प्राइवेट गुड्स के अंदर क्योंकि प्राइस चार्ज किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर मार्केट फेलियर नहीं होता। मार्केट फेलियर तब होता है जब किसी चीज का प्राइस चार्ज नहीं किया जा सकता। Private goods usually don't lead to any market failure for the simple reason because we can charge a price for it, and because we can charge a price for it, hence यहां पर मार्केट फोर्सेस आ जाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है, इसलिए यहां पर कोई मार्केट फेलियर नहीं होता। अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर किसका है? पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखो। नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवलरस का मतलब क्या है? उस पे साइमल्टेनियस यूज पॉसिबल है, मैं भी कंज्यूम कर सकता हूं और तुम भी कर सकते हो, मगर एट द सेम टाइम क्या है वो? नॉन एक्सक्लूडेबल। मैं तुम्हें चाह कर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। टेल मी एन एग्जांपल। स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट प्राइवेट गुड्स है या पब्लिक है? पब्लिक। सोच के बताओ क्यों? क्या मैं स्ट्रीट लाइट यूज करूं, तुम भी कर सकते हो? यस। और क्या मैं तुम्हें स्ट्रीट लाइट यूज करने से मना कर सकता हूं? नहीं। इसलिए स्ट्रीट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स। आर्मी या डिफेंस, नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस भी एक तरह की सर्विस है जो सरकार दे रही है। नेशनल डिफेंस राइवलरस है या नॉन राइवलरस है? अगर आर्मी मुझे प्रोटेक्ट करेगी तो तुम्हें नहीं कर पाएगी, या नेशनल डिफेंस साइमल्टेनियसली सबको मिल सकता है? सबको। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारी आर्मी अगर बॉर्डर पे तैनात है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, या हम सबको कर रही है? हम सबको। तो मैं भी नेशनल डिफेंस यूज कर रहा हूं, आप भी नेशनल डिफेंस यूज कर रहे हो, और हम दोनों साइमल्टेनियसली नेशनल डिफेंस यूज कर रहे हैं। नेशनल डिफेंस राइवलरस है या नॉन राइवलरस? नॉन राइवलरस। क्लियर है वाली चीज? और अब मुझे बताओ, एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल? क्या आपको मैं ये बोल सकता हूं देश में रहोगे मगर तुम्हें नेशनल डिफेंस नहीं मिलेगा? आर्मी आकर पहले पूछेगी, हाँ जी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें नहीं बचाएंगे, इसको मार दो जी, इसको मार दो। ऐसे हो सकता है? नहीं। देखो, आर्मी का सिंपल फंडा है, बचाएंगे तो सबको बचाएंगे, मारेंगे तो सबको मारेंगे। आर्मी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। आर्मी को आप बोलो इस एरिया में जा, इन लोगों को मार, इनको मत मार, इनको बचा, आर्मी कहती है अपने से इतना दिमाग नहीं लगता, बचाएंगे तो सबको बचाएंगे, मारेंगे तो सबको मारेंगे, बात खत्म। तो आमतौर पे नेशनल डिफेंस नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, आपको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, और नॉन राइवलरस होती है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी ऐसी रोड जिसपे टोल नहीं लगता, टोल वाली तो एक्सक्लूडेबल हो जाएगी, टोल वाला हटा दो। दिल्ली के इंटरनल जो सड़कें हैं उन पे टोल लगता है या यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मुझे बताओ, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज। क्या मैं आपको सड़क यूज करने से मना कर सकता हूं? नहीं। आज आप एक नई गाड़ी खरीद लो, मैं कहूं सड़क यूज नहीं करने दूंगा, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं। सड़क आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी। मेरे पास 6 गाड़ियां, मैं 6 की 6 गाड़ियां सड़क पर उतार सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। नॉन एक्सक्लूडेबल है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या हम साइमल्टेनियसली सड़क यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते? यस। आप भी वो सड़क यूज करो, मैं भी वो सड़क यूज करूंगा, हम साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। तो आमतौर पे सड़कें भी क्या होती हैं? प्राइवेट गुड्स होते हैं या पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स। बात समझ में आई? देयर आर एंडलेस एग्जांपल्स गिवन इन द बुक, बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। अब ध्यान दो, पब्लिक गुड्स में क्योंकि वो गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस हैं, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब ये फ्री राइडर क्या भला होती है, बड़े ध्यान से सुनो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक ही गली मोहल्ले में रहते हैं, हम सारे पड़ोसी हैं, ठीक है। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारी गली के अंदर अंधेरा है, सरकार तो स्ट्रीट लाइट लगाती नहीं, हमें सरकार से उम्मीद भी नहीं, हम सारे ना कॉन्ट्री करके स्ट्रीट लाइट लगाते हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने में टोटल लाख रुपए का खर्चा आएगा। गली के अंदर 20 घर हैं, तो हर घर कितने पैसे देगा? 5000 रुपए। 20 घर हैं, सारे घर 5000 रुपए देंगे, लाख रुपए लगेगा, और लाख रुपए में पूरी गली में हम क्या लगा देंगे? लाइट्स लगा देंगे। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इस 20 घरों में आप जब पैसे मांगने जाओगे, ईमानदारी से बताना, क्या सारे 5000 रुपए दे देंगे? नहीं। इसमें से 2 घर ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें नहीं चाहिए स्ट्रीट लाइट, हम नहीं दे रहे पैसे, हमें यूज नहीं करनी,
अब ये बड़े चंट हैं ये दो लोग, इनको पता है हम बोलेंगे स्ट्रीट लाइट यूज नहीं करनी, बट क्या स्ट्रीट लाइट एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल? नॉन एक्सक्लूडेबल। तुम क्या कर लोगे उन दो परिवारों का? तुम क्या बोलोगे? आंखें बंद करके जा। अगर गली में स्ट्रीट लाइट लगेगी तो क्या उन दो परिवारों को भी फायदा मिलेगा? यस। बट व्हाट दे वांट टू डू इज, वो चाहते हैं पे 18 कर दें, फायदा हम भी ले जाएं। ऐसे लोग जो बाकियों के पैसे से मौज काटना चाहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फ्री राइडर। पैसा कोई और पे कर दे, मजा मुझे मिल जाए। कहते हैं ना, जैसे एक कहावत है, हर इंसान कहता है कि देश का हर लड़का भगत सिंह होना चाहिए, बट वो मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बहुत अच्छा इंसान था, उसने देश के लिए जान दे दी। हम भी चाहते हैं सारे लोग ऐसे हों, मगर मेरे घर में पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि हर बच्चा, हर मदर कहती है मेरे बच्चे को क्यों शहीद करूं मैं। लॉजिकल है या इलॉजिकल है? लॉजिकल। सेम चीज है, अगर आप कोई चीज फ्री नॉन एक्सक्लूडेबल रखोगे तो कोई भी उसके पैसे नहीं देगा। मुझे एक बात बताओ, जब वो 20 परिवारों में से 2 नहीं देंगे तो 18 बेवकूफ थोड़े, 18 भी क्या सोचेंगे? मैं नहीं देता, मैं नहीं दूंगा, बाकी दे देंगे, मैं मजे ले लूंगा। 17 हो गए, 17 में से फिर अगला कोएगा, मैं भी पैसे नहीं देता, बाकी देंगे, मैं लूंगा। ऐसे करते करते क्या होगा, जब सारे लोग ही फ्री राइड करना चाहेंगे, इन दी एंड वो स्ट्रीट लाइट कभी भी नहीं जलेगी। इन अदर वर्ड्स, यहां पर कंप्लीट मार्केट फेलियर हो जाएगा। तो पूरी कहानी में मुझे जल्दी से बताओ, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर कैसे होता है? ये हमारी पूरी कहानी का क्रक्स है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे गुड्स जो नॉन राइवलरस हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। इसका मतलब किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता और सारे लोग मिलके उसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन राइवलरस हैं, सारे मिलके कंज्यूम कर सकते हैं और किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम का नाम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम मींस द टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट पेइंग फॉर दैट प्रोडक्ट। मैं एक प्रोडक्ट एंजॉय करना चाहता हूं बट उसके लिए पे नहीं करना चाहता, और मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि तुम मुझे वो प्रोडक्ट यूज करने से रोक नहीं सकते। और साइमल्टेनियस कंजम्पशन भी पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम को प्यार से क्या बोलते हैं? फ्री राइडर। फ्री राइडर, जब सारे लोग फ्री राइड करने लग जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का पैसा कोई पे नहीं करता, एंड अकॉर्डिंगली लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस, वो प्रोडक्ट कभी भी बनेगा नहीं। कैन यू एक्सपेक्ट एनी प्राइवेट कंपनी टू हैव स्ट्रीट लाइट फॉर यू? किसी देश के अंदर ऐसे देखा है प्राइवेट कंपनी स्ट्रीट लाइट लगा दें आपके लिए और प्राइवेट कंपनी आपसे पैसे चार्ज करें? जैसी प्राइवेट कंपनी पैसे चार्ज करेगी, आपकी गली में सारे लोग बोलेंगे हमें स्ट्रीट लाइट नहीं चाहिए, और अंदर से मन कह रहा होगा क्या? चाहिए तो है, बस पैसे हम पे नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं फ्री राइडिंग का। हर बंदा कहता है हमारी मीडिया फ्री होनी चाहिए। मीडिया फ्री होनी चाहिए मतलब मैं न्यूज देखने के पैसे नहीं दूंगा, मेरे लिए न्यूज फ्री होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे लिए न्यूज चैनल फ्री होगा तो उस एंकर के पैसे कौन देगा? उस चैनल को चलाने के पैसे कौन देगा? एडवर्टाइजर देंगे। अच्छा, एडवर्टाइजर देंगे तो फिर वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आज की डेट में किसी भी देश के अंदर इम्पार्शियल मीडिया क्यों नहीं आ पा रही? हर मीडिया की कोई ना कोई इंक्लिनेशन होती है। किसकी तरफ इंक्लिनेशन होती है? जो उसको पैसे दे रहा है। एज सिंपल एज दैट। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो ऐसा होना चाहिए जहां पर एक मीडिया चैनल लोगों से पैसे ले और लोगों की बात करे। मगर प्रॉब्लम पता क्या होती है? मैं ऐसा यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाऊं जहां पर मैं बोलूं मैं तुम्हारे मुद्दे उठाऊंगा और आपको पूरे महीने में मुझे सिर्फ 10 रुपए देने हैं, सिर्फ 10 रुपए, और मैं आपके लिए काम करूंगा। अब मुझे बताओ क्या होगा? देखोगे तुम सारे, मगर जब 10 रुपए देने की बारी आएगी आप कहोगे छोड़ना, मैं 10 रुपए नहीं देता, कोई और दे देगा, मैं इसका फायदा ले लूंगा। यानी ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू डू व्हाट? फ्री राइड। जब आप फ्री राइड करना चाहोगे तो क्या होगा? वो मीडिया चैनल के पैसे नहीं आएंगे, दैट इज वाई इंडिया में फ्री मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर मीडिया वाले को कहीं से पैसे मिलते हैं, और पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप उसको पैसे नहीं देते। आप अगर मीडिया वालों को पैसे देना शुरू कर दो, इफ यू स्टार्ट पेइंग फॉर द न्यूज, इफ यू स्टार्ट पेइंग 100 रुपीज पर मंथ फॉर द न्यूज, बिलीव मी, हमारे देश के अंदर बायस्ड मीडिया नहीं होगी, अनबायस्ड मीडिया हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक्स में, यहां पर सारे लोग क्या करना चाहते हैं? फ्री राइड। कॉमेडियंस का एग्जांपल ले लेते हैं। समय रैना इज वन ऑफ द ओनली कॉमेडियन जिसने अपनी सब्सक्रिप्शन ओपन करी और लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। उससे पहले बहुत कॉमेडियंस ने ट्राई किया बट हो नहीं पाया। इसलिए क्या होता है, हर कॉमेडियन अपने शो लाता है, फ्री में यूट्यूब पे डाल देता है। यूट्यूब पे डालने से क्या होता है? वो नॉन राइवलरस हो जाता है और नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवलरस इसलिए तुम भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं, सारे लोग देख सकते हैं।
नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब तुम्हारे पास इंटरनेट है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। कैन आई रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम गोइंग टू यूट्यूब? नो। तो मैंने एक कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे डाल दिया और मैंने उस वीडियो के एंड में बोल दिया प्लीज मेरे काम को सपोर्ट कीजिए, मुझे इस काम के लिए 10 रुपए आकर डोनेट कीजिए। और आपका मन क्या बोलेगा? हंस तो लिए मेरी वीडियो को देखकर, मगर 10 रुपए नहीं दिए। क्यों 10 रुपए? इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपने कहा कोई और दे देगा। जब किसी ने भी पैसे नहीं दिए तो मैं लॉस में चला गया, मैंने अगली वीडियो अपलोड ही नहीं करी। दैट इज द रीजन दैट हमारे देश में यूट्यूबर्स बेचारे जब फ्री में कंटेंट देने लगते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। व्हाट समीर राणा डिड विद इंडियाज गॉट लेटेंट, अगर इकोनॉमिकली सोचो, उसने अपने यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसने बोला मेंबर्स ओनली कंटेंट डालूंगा, वो वीडियो मेंबर्स ओनली में डालूंगा। और मेंबर्स ओनली में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, आई थिंक 50-60 रुपए डालने पड़ेंगे। जैसे ही उसने 50-60 रुपए चार्ज करने शुरू कर दिए, उसने एक नॉन एक्सक्लूडेबल प्रोडक्ट को क्या बना दिया? एक्सक्लूडेबल। यानी उसने उस गुड्स को प्राइवेट पब्लिक गुड्स से क्या बना दिया? प्राइवेट गुड्स। उसको इतना ज्ञान नहीं है, उसने क्या किया मुझे नहीं लगता उसको पता है इतने इकोनॉमिक्स, बट मैं आपको इसे इकोनॉमिक्स से रिलेट करके बता रहा हूं। जब तक कोई गुड्स पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, और फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीट मार्केट फेलियर होता है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब जरा सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, ये प्रोडक्ट किसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को। अगर तुम ये उम्मीद करो कि पब्लिक गुड्स प्राइवेट सेक्टर देगा, कभी हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट के लिए पैसे कहां से लाती है? गवर्नमेंट टैक्स का कलेक्शन जो होती है वहां से ये पैसे लाती है, और ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। आप जितने भी एग्जांपल लेने एक एक करके बताओ मुझे जल्दी से। क्या नेशनल डिफेंस के लिए आपसे कोई पैसे चार्ज किए जाते हैं? नहीं। रीजन? चार्ज किए नहीं जा सकते। क्या स्ट्रीट लाइट के लिए आपसे कोई पैसे चार्ज किए जाते हैं? नहीं। रीजन? चार्ज किए ही नहीं जा सकते। सरकार के बहुत सारे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे किसानों को किसानी करनी सिखाई जा रही है। सारा का सारा एनसीईआरटी का सिलेबस फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है। एनसीईआरटी के चैनल पे सारा का सारा कंटेंट फ्री में अपलोडेड है। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, कोई भी जाके देख सकता है। मगर उसका पैसा कहां से आया? किसी प्राइवेट कंपनी ने पे किया या सरकार ने पे किया? सरकार ने। तो क्रक्स ये है, प्राइवेट गुड्स में कोई मार्केट फेलियर नहीं होता, पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर होता है बिकॉज ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्लियर है वाली चीज? अब एक और कैटेगरी आती है, फिर बुक से रीड कराऊंगा। तीसरी कैटेगरी का नाम होता है, देखो भाई बात करनी है ना, मैं बार बार चुप नहीं कराऊंगा, बाहर चले जाओ। मैं बार बार ना चुप नहीं कराता रहूंगा, हंसते रहोगे। ये क्लास ना तुम्हारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे लगाई जा रही है। मेरा गला खराब है, मैंने तो क्लास में बोल दिया था मेरा गला ठीक नहीं होगा, मैं क्लास नहीं लूंगा। मैम ने स्पेशली मुझे बोला है कि बच्चे कह रहे हैं कि नहीं करवाओ, मैं खांस खांस के क्लास लेता फिर रहा हूं। तो मेरी क्लास में बात करोगे ना, मेरे को आ जाएगा गुस्सा, मैं निकाल दूंगा आपको। सीधी सी बात है, क्योंकि तुम्हें मेरी एफर्ट की कदर नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कदर नहीं है। फिर सीधी सी बात है, अगर एक बंदा एक्सट्रीम खांसी होने के बावजूद रोज पढ़ाने आ जाता है तो भाई सीधी सी बात है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाने आता तुम गप्पे मार रहे हो, हंस रहे हो, मैं लगा पड़ा हूं। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारी रिकॉर्डिंग दूंगा, आज ही भगा दूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूं तो आराम से पढ़ लो, बातें मत करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ठीक है, अब वापस आता हूं मैं प्राइवेट गुड्स की बात कर रहा था, और दूसरे गुड्स कौन से हैं? इम्प्योर पब्लिक गुड्स। अब इम्प्योर पब्लिक गुड्स कौन है? प्योर पब्लिक गुड्स वो थे जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। कौन कौन सी? एक तरफ राइवल नहीं था, वो क्या था? नॉन राइवल। और दूसरी तरफ क्या था? नॉन एक्सक्लूडेबल। अब एक फीचर रखो और एक फीचर हटा दो तो वो गुड्स पब्लिक होंगे, बट प्योर पब्लिक नहीं होंगे। क्या होंगे? इम्प्योर। तो मैं दो केस बनाता हूं आपके लिए। पहला केस मुझे एक बार बताओ कौन सा? राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल। और दूसरा क्या है? नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल। अब एक एक करके बोलो, पहले एक बार इसको हिंदी में बोलो। राइवल प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट मेरा ऐसा है, साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, बट वो प्रोडक्ट ऐसा है मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। एग्जाम्पल, एक पॉन्ड है, उसके अंदर मछलियां हैं। वो मछली अगर मैंने पकड़ के खा ली तो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है? नहीं। तो वो मछली राइवल है या नॉन राइवल है? राइवल। एक बंदे जिसने मछली पकड़ ली, दूसरा बंदा वो मछली पकड़ नहीं सकता। मगर मुझे बताओ, वो मछली पकड़ने पे कोई रोक टोक है या कोई भी पकड़ सकता है? कोई भी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आती है, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसे बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्या बला है? ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब है जो कॉमन प्रोडक्ट हैं, कोल है,
एनवायरमेंट है, ग्राउंड वाटर है, हम सबके लिए ओपन है। मान लो आपके घर के नीचे पानी है, मेरे घर के भी नीचे पानी है, आप पाइप निकाल के लगा के निकाल लो, मैं भी पाइप लगा के निकाल लूंगा। क्या वो ग्राउंड वाटर राइवल है या नॉन राइवल है? अच्छा, टोटल पानी मान लो नीचे 10 लीटर पानी है, अनलिमिटेड पानी तो नहीं है, 10 लीटर पानी है। अगर तुमने 5 लीटर निकाल लिया तो वो 5 लीटर मेरे लिए बचा या नहीं बचा? नहीं, ओवरऑल तो सबके लिए है, मगर वो उतना तो कम होता जा रहा है ना। तो ग्राउंड वाटर राइवल है या नॉन राइवल? राइवल। बट क्या मैं तुम्हें ग्राउंड वाटर यूज करने से रोक सकता हूं? नहीं। जैसे मैं तुम्हें मछली पकड़ने से नहीं रोक सकता, वैसे ग्राउंड वाटर से यूज नहीं कर सकता। और इस वजह से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज राइवलरस होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, इसीलिए हम लोग उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं और इस प्रॉब्लम को नाम क्या दिया जाता है? ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। तो क्या यहां पर भी मार्केट फेलियर हो रहा है? यस, मार्केट फेलियर इसलिए हो रहा है क्योंकि इन गुड्स की क्या हो रही है? ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है। आप लोगों को रोक नहीं सकते, और ये गुड्स नॉन राइवलरस नहीं है, क्या है? राइवलरस। एग्जांपल लेता हूं, जंगल के अंदर आम के पेड़ उगे हुए हैं, फ्री में उगे हुए हैं। जंगल के हैं, किसी के आम के खेत नहीं है, जंगल है, जंगल के अंदर आम के पेड़ है। अच्छा, जंगल में आम के पेड़ हैं, किसी एक के हैं या सबके हैं? सबके हैं। आप भी तोड़ सकते हो, मैं भी तोड़ सकता हूं, बट मैंने आम तोड़ लिए तो तुम्हारे लिए बचेंगे या नहीं बचेंगे? नहीं। तो मैं पहले जाके सारे तोड़ दूंगा, मैं पहले जाके तोड़ दूंगा, आप तोड़ दोगे। हम किसी भी आम के पेड़ पे आम रखने नहीं देंगे और हम उसे एक्सप्लॉइट कर देंगे। इस चीज को क्या बोलेंगे? ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। सर, मार्केट फेलियर तो समझ में आ गया। करेगी क्या सरकार? यहां पे रेगुलेट कर लेगी सरकार। इन चीजों में अंधाधुंध कंजम्पशन अलाउ नहीं करेगी सरकार, यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगी। एग्जाम्पल के रूप में सरकार क्या करती है? क्या आप जैसे मर्जी ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो, या रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन। आपने वर्ड सुना हुआ है समरसिबल? समरसिबल में क्या होता है? आप अपना पाइप लगा के ग्राउंड वाटर निकाल लेते हो, और दूसरा होता है सरकार ग्राउंड वाटर लेकर आपके घर में सप्लाई कर रही है। दिल्ली में क्या अलाउड है? सरकार पानी देती है आपको, या आप अपना पंप लगा लोगे? सरकार। दिल्ली में अपना पंप लगाना अलाउड नहीं है। और बताओ बैंड क्यों है दिल्ली के अंदर अपना पंप लगाना? क्योंकि अगर हर किसी को अपना पंप लगाना अलाउड हो गया, हर बंदा अपना पानी निकालेगा, 24 घंटे पानी लेगा, मगर उससे क्या हो जाएगी? ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। क्लियर है? अगली कैटेगरी पे आओ। अगली कैटेगरी का नाम क्या है? नॉन राइवल और एक्सक्लूडेबल। हिंदी में बोलो। नॉन राइवल का मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल है। एक्सक्लूडेबल का मतलब ऑल्दो कॉमन कंजम्पशन पॉसिबल है, बट मैंने उसका एक प्राइस चार्ज कर लिया है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाईवे। मुझे एक बात बताओ, हाईवे एक बहुत बड़ा 8 लेन का हाईवे है, आप भी गाड़ी चला सकते हो, मैं भी गाड़ी चला सकता हूं, बट सरकार ने फ्री में रखा है या टोल लगा रखा है? टोल लगा रखा है। तो ये जो गुड्स होते हैं, इन्हें प्यार से बोलते हैं क्लब गुड्स। क्लब गुड्स ऐसे इम्प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं जहां पर नॉन राइवल तो हैं, बट वो नॉन राइवल के साथ साथ क्या है? एक्सक्लूडेबल। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं जो आपके साथ क्लास ले रहा हूं, इसी का लाइव स्ट्रीम चल रहा है। लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, वो लाइव स्ट्रीम एक इंसान के लिए है या सबके लिए है? सबके लिए। उस लाइव स्ट्रीम को 100 लोग देते हैं, 1000 लोग देखें या लाख लोग देखें, वो राइवल नहीं है, क्या है? नॉन राइवल। बट मैंने क्या ओपन फॉर एवरीवन कर रखा है? या सिर्फ उन्हीं के लिए रखा है जिन्होंने फीस पे करी है? जिन्होंने फीस पे करी है। तो एवीजे की लाइव स्ट्रीमिंग वाली क्लासेस नॉन राइवल तो हैं, बट नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है? एक्सक्लूडेबल। बट यही मेरी क्लास अगर यूट्यूब पे लाइव चल रही होती, फिर क्या होती? नॉन राइवल भी होती और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होती। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली इन गुड्स को बोलते हैं क्लब गुड्स। यहां पर प्रॉब्लम ये आती है, बिकॉज ये एक्सक्लूडेबल है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और यहां पर सरकार को ये इंटरवीन करना चाहिए कि यहां पर एक सप्लायर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सप्लायर होने चाहिए। मल्टीपल सप्लायर से क्या होगा? हर सप्लायर प्राइस तो चार्ज करेगा, एक्सक्लूडेबल को करेगा, बट क्या बिल्कुल हाई प्राइस चार्ज करेगा या अफोर्डेबल करेगा? अफोर्डेबल। तो 3 तरह की जगहों पे मार्केट फेलियर होता है, एक जगह मार्केट फेलियर नहीं होता। प्राइवेट गुड्स में मार्केट फेलियर नहीं होता, पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर होता है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स में भी मार्केट फेलियर होता है। ठीक है, एक बार बुक से रीड करो और चैप्टर को पैकअप करो, शुरू करो जरा। पेज नंबर 269। 2 चीजें रखी हैं, बताओ कौन कौन सी? एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरनेस है। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या है? इट मींस पीपल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी गुड्स, usually it has a price, so that only those goods who pay for only those people who pay for the goods are able to enjoy them. Excludability मतलब मैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखकर
उसका टाइटल डिफाइन कर सकता हूं, और जिसके पास टाइटल है वो बाकियों को यूज करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। राइवलरस का मतलब क्या है? वेदर दे कैन बी कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल विदाउट इफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी टू अदर्स। आप अपने लिए सिंपल भाषा में लिख लो, साइमल्टेनियस कंजम्पशन नॉट पॉसिबल। अगर साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है तो वो राइवल है, और उल्टा बोल दो साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल है तो वो नॉन राइवल है। पहले इन दोनों का मतलब समझा रखा है। फिर देखो यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है। मैट्रिक्स में क्या लिखा, पढ़ो जरा। एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है। राइवल और एक्सक्लूडेबल दोनों है तो कौन से गुड्स बन जाएंगे? प्राइवेट। नॉन राइवलरस है और नॉन एक्सक्लूडेबल है, कैटेगरी डी, क्या हो गया? प्योर पब्लिक गुड्स। और फिर दो कैटेगरी आ गई, बताओ कौन कौन सी? राइवल तो है बट एक्सक्लूडेबल नहीं है। कॉमन रिसोर्सेज, जो मैंने आपको प्यार से बोले, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। और लास्ट में नॉन राइवलरस है, साथ साथ क्या है? एक्सक्लूडेबल। इनको प्यार से क्या बोलते हैं? क्लब गुड्स। हो गया, चारों का मतलब समझ में आ गया। फिर एक एक करके बढ़ते हैं। प्राइवेट गुड्स के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर वो एक्सक्लूडेबल है, दूसरा फीचर क्या है? राइवलरस है, तीसरा क्योंकि वो राइवलरस है यहां पर एक प्रोडक्ट की डिमांड कब, मार्केट डिमांड का कैसे निकालेंगे? अगर 25 लोग हैं, हर प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, इसलिए हर इंडिविजुअल की मार्केट डिमांड को ऐड करते जाओ, हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करते जाओ तो क्या निकल के आ जाएगी? मार्केट डिमांड। साइमल्टेनियस कंजम्पशन में क्या होगा? तुम भी कंज्यूम कर रहे हो, मैं भी कंज्यूम कर रहा हूं, तुम्हारी और मेरी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर प्रोडक्ट राइवलरस है, तुम यूज कर रहे हो तो मैं यूज नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर मार्केट डिमांड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर दो। और लास्ट में क्या यहां पर एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होंगे या नहीं होंगे? यस चाहिए होंगे। एग्जांपल सारे वो हैं, आप लिख लो। मोस्ट गुड्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट गुड्स। बेनिफिट क्या है प्राइवेट गुड्स की? प्राइवेट गुड्स में कोई फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पे प्राइस चार्ज किया जा सकता है, प्राइस चार्ज किया जा सकता है तो जो इंसान फोकट में लेने आएगा उसको मैं भगा दूंगा। जबकि पब्लिक गुड्स में जो इंसान फ्री में आएगा हम उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है क्योंकि यहां पर प्राइस चार्ज किया जा सकता है, इसलिए सारे लोग हो सकता है उसे अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला वर्ड क्या आया? कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। फीचर पढ़ो जल्दी से। ये कलेक्टिव गुड्स हैं, ये एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल। रीड कर लेना। एक और फीचर होता है इनका, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब क्या हुआ? अगर वो प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मिलेगा, उसके अपने हिसाब से टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजिबल। मोस्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स डिविजिबल नहीं होते, क्या होते हैं? इंडिविजिबल। एग्जांपल, नेशनल डिफेंस आपको तभी मिलेगा जब आप चाइना से भी प्रोटेक्टेड हो, पाकिस्तान से भी प्रोटेक्टेड हो, आपका पूरा समुद्र वाली जो कोस्ट लाइन है वो भी प्रोटेक्टेड है, इधर बांग्लादेश से भी प्रोटेक्टेड हो, म्यांमार से भी प्रोटेक्टेड हो, नेपाल से भी प्रोटेक्टेड हो, हर तरफ से प्रोटेक्टेड हो तभी तो प्रोटेक्टेड होगे। आपको मुझे तो ना सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका से प्रोटेक्ट कर लो, तो क्या वो नेशनल डिफेंस हुआ या उसका कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। तो नेशनल डिफेंस या तो होगा या नहीं होगा, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जबकि ब्रेड कैसे लिया जा सकता है? मुझे 5 ब्रेड वाला पैकेट दे दो, मुझे 10 ब्रेड वाला पैकेट दे दो। प्राइवेट गुड्स अलग अलग क्वांटिटी में मिल सकते हैं, पब्लिक गुड्स की एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी होती है, इसलिए वो डिविजिबल नहीं होते, क्या होते हैं? इनडिविजिबल। फिर यहां पर क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर नहीं होगी तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी यहां पर किसी एक और इंसान को देने की क्या होगी? 0। अगर सरकार ने नेशनल डिफेंस पे 10,000 करोड़ खर्च कर दिए और इंडिया की जनसंख्या थोड़ी सी और बढ़ गई, तो उस एक्स्ट्रा जनसंख्या को नेशनल डिफेंस देने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना है या उसी से काम चल जाएगा? उसी से काम चल जाएगा। फिर अगली चीज, ये गुड्स वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इन गुड्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? आप ये छोड़कर आगे आओगे, मार्केट फेलियर। फ्री राइडर समझा रखा है, पढ़ो जरा। फ्री राइडर इज अ पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग without expending effort या paying for it. in other words, फ्री राइडर आर दोज जो गुड्स को यूटिलाइज तो कर लेते हैं बट उसकी पेमेंट नहीं करते। एग्जांपल दे रखा है विकिपीडिया का। सबने विकिपीडिया यूज कर रखा है? जब भी आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, किसी भी इवेंट के बारे में पढ़ना हो, किसी प्लेस के बारे में पढ़ना हो, किसी इंसान के बारे में पढ़ना हो, आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ लेते हो। बट मुझे बताओ, विकिपीडिया को पैसे दिए आज तक? नहीं। विकिपीडिया एक एनजीओ है जो डोनेशन से चलती है। विकिपीडिया ओरिजिनली डोनेशन मांगती थी, बट मुझे एक बात बताओ, हर लोग क्या करते होंगे? ज्ञान पूरा चाहिए,
मुझे पूरा बताओ, हिस्ट्री से बताओ, पूरा कहां से शुरू हुआ था, पैदा कब हुआ था, उसका बाप क्या करता था, वो क्या होता था, पूरी हिस्ट्री बताओ इस इंसान की। पैसे 1 रुपए नहीं दूंगा मैं इसके। तो मुझे बताओ, जब सारे लोग फ्री राइड करेंगे, क्या विकिपीडिया जैसी कोई वेबसाइट बन पाएगी? नहीं। इसीलिए विकिपीडिया को अपना मॉडल चेंज करना पड़ा और उसे कॉर्पोरेट डोनेशंस लेनी पड़ी। और जब से कॉर्पोरेट डोनेशंस ली हैं, विकिपीडिया के ऊपर आरोप लगता है कि तुम इसको फेवर कर रहे हो, इसके अगेंस्ट जा रहे हो। जब तक वो कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं लेता था, वो फ्री था, मगर वो फ्री ज्यादा समय रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। कौन सी? फ्री राइड। मैंने आपको विकिपीडिया की जगह फ्री मीडिया का एग्जांपल दिया। आप इमेजिन करो एक ऐसा न्यूज चैनल होगा जो मेरे हक की बात करेगा, जो किसी भी पार्टी के लिए बायस्ड नहीं होगा। ऐसा चैनल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कर सकता है अगर क्या करो, आप उसके पैसे दो, मगर आप उसके पैसे दोगे नहीं, क्योंकि वो नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरस है। इसे बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्या होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ये होती है कि नो पब्लिक गुड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट, प्राइवेट मार्केट विल सीरियसली अंडर प्रोड्यूस द पब्लिक गुड्स इवन इफ दे प्रोवाइड। इन वन वर्ड बोलूं तो फ्री राइडर की वजह से कंप्लीट मार्केट फेलियर हो जाता है। कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब क्या हुआ? पब्लिक गुड्स ऑल टुगेदर बनते ही नहीं है। और अब इसके बाद मुझे बताओ, गवर्नमेंट इसको सॉल्व कैसे करे? गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, बताओ कौन सा? मैंने अंडरलाइन कर दिया, कौन सा है? डायरेक्ट प्रोविजन। मतलब एक ही सॉल्यूशन है, ये पब्लिक गुड्स प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी नहीं देगा। किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को खुद देने पड़ेंगे। फिर इम्प्योर की भी दो कैटेगरी बना रखी हैं। पिछले पेज पे वापस आओ, दो कैटेगरी बना रखी हैं। पेज नंबर 271 पढ़ो जरा। पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी वो है जो राइवलरस तो है बट एक्सक्लूडेबल नहीं है। उसके अंदर पहली चीज देखो क्या लिखी है? कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज। वही एग्जांपल दिया है, रिवर, सी, बैक वाटर, फिशरीज। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको रोकी नहीं जा सकती, इसलिए आप इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हो। और इस एक्सप्लॉइटेशन को प्यार से क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। अच्छा, एक वर्ड और दे रखा है, कंजेशन। कंजेशन क्या भला होती है? अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले क्या बोला कि हमारी जो सड़कें होती हैं, ऐसी सड़क जिसपे कोई टोल नहीं है, टोल नहीं है तो वो क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल। और सड़क तुम भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने अभी आपको बोला सड़क क्या है? प्योर पब्लिक गुड्स। बट मुझे एक बात बताओ, अगर तुम भी सड़क पे बाइक लेके निकल जाओ, गाड़ी लेके उतर जाओ, मैं भी उतर जाऊं और पूरा दिल्ली सड़क पे उतर जाए, तो फिर क्या होगा? ट्रैफिक जैम। तुम भी वहीं खड़े हो, मैं भी वहीं खड़ा हूं। यानी एक समय ऐसा आता है, एक प्रोडक्ट होता तो नॉन राइवल रहा है, बट उसकी इतनी ओवर यूटिलाइजेशन हो जाती है कि वो नॉन राइवल से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? राइवल। अगर आप डीप सेंस में देखो, सड़कें नॉन राइवल हैं, बट एक हद से ज्यादा लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी, तो वो नॉन राइवल चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? राइवल। जब एक ओवर यूज की वजह से चीज नॉन राइवल वाली राइवल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है, मान लो इतना बड़ा, जितना रूम है इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल में तुम भी नहा सकते हो, मैं भी नहा सकता हूं। राइवल है या नॉन राइवल? नॉन राइवल। बट अगर उसमें 1000 लोग कूद गए तो बताओ क्या होगा? ऐसे खड़े होंगे सारे, तैर तो नहीं पाएंगे। तो मुझे बताओ, नॉन राइवल से क्या राइवल बना दिया? यस। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस समय सरकार ने, मान लो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला पूरे लक्ष्मी नगर में फ्री वाईफाई है। जैसे है ना बहुत सारे, कुछ मेट्रो स्टेशन पे फ्री वाईफाई होता है, या बस स्टॉप पे फ्री वाईफाई होता है, एयरपोर्ट पे होता है। ऐसे इमेजिन करो, सरकार ने बोला आपके पूरे लक्ष्मी नगर में फ्री वाईफाई है। फ्री वाईफाई है, एक्सक्लूडेबल हुआ या नॉन एक्सक्लूडेबल? नॉन एक्सक्लूडेबल। आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी। अच्छा, वाईफाई साइमल्टेनियसली आप भी यूज करोगे, मैं भी यूज करूंगा, तो राइवल है या नॉन राइवल? नॉन राइवल। सुन के क्या लग रहा है? पब्लिक गुड्स है। बट मुझे बात बताओ, तुमने भी अपना फोन कनेक्ट कर लिया, अपना मोबाइल फोन सब कनेक्ट कर लिया, मैंने भी कर लिया, और लक्ष्मी नगर में 5 लाख लोग रहते हैं, 5 के 5 लाख लोगों ने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? स्पीड आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो हमने इतने लोगों को कनेक्ट करा दिया कि वो नॉन राइवल गुड्स किसमें कन्वर्ट हो गया? राइवल। और जब ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। और प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन की वजह से नॉन राइवल चीज राइवल बन जाती है, अकॉर्डिंगली वो प्योर गुड्स से क्या बन जाती है? इम्प्योर। तो यहां पर ये पूरी कहानी दे रखी है, प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सारे दे रखे हैं यहां पर, ठीक है। फिर अगली कैटेगरी देखो इम्प्योर की क्या है? गुड्स जो नॉन राइवल हैं बट क्या है? एक्सक्लूडेबल। यहां पे कौन कौन से एग्जांपल दे रखे हैं? इनका नाम है क्लब गुड्स। पहला एग्जांपल क्या है? केबल टीवी। मुझे एक बात बताओ, डिश टीवी, डिश टीवी का सिस्टम तो पता होगा ना, एक सैटेलाइट होती है, वहां से सिग्नल आती है, आपके घर पे वो जो लगाया जाता है वो कैच करता है।
अगर मुझे एक बात बताओ, डिश टीवी 100 हो, 150 हो, 200 हो, किसी के सिग्नल में कोई असर आएगा या सबके पास सिग्नल आएगा? सबके पास। यानी प्रोडक्ट एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल? नॉन एक्सक्लूडेबल। बट मुझे बताओ, आपके घर में डिश टीवी फ्री में आता है या तभी आता है जब रिचार्ज कराओ? रिचार्ज करने पर मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो एक्सक्लूडेबल तो है बट राइवल नहीं है। क्या है? नॉन राइवल। एट द सेम टाइम डिश टीवी के 1000 कस्टमर हो सकते हैं, मगर वो 1000 कस्टमर तभी बनेंगे अगर तुम पैसे दोगे। ऐसे गुड्स को प्यार से क्या बोलते हैं? क्लब गुड्स। एक और एग्जांपल दे रखा है, टोल वाली सड़क। मेरे हाईवे पे कंजेशन नहीं है, तुम भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूं। तो हाईवे क्या है? राइवल है या नॉन राइवल है? नॉन राइवल। साइमल्टेनियस कंजम्पशन पॉसिबल है। बट इस टोल वाली सड़क पर चलने से पहले क्या देना पड़ता है? अगर तुम टोल नहीं दोगे तो क्या होगा? हम कहेंगे गाड़ी वापस जाए यहां से। तो इसका मतलब ये जो हाईवे वाली सड़क है, जो टोल वाली सड़क है, ये नॉन राइवल तो है बट ये एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है। क्या है? एक्सक्लूडेबल। तो मेरे लिए इसका नाम क्या हो गया? क्लब गुड्स। इंप्योर समझ में आ गए? इंप्योर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मैंने यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं, पढ़ो जरा। पहला तो ये है प्योर पब्लिक गुड्स। दूसरा, अगर कोई गुड्स राइवल है बट नॉन एक्सक्लूडेबल है। राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल मैंने अभी आपको बताया कौन से वाले हैं? कंजेशन। तो आपको बता दो, कंजेशन खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है? कंजेशन, सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक ना हो, आप सारे लोग नॉन राइवल चीज को मिलकर राइवल ना बना दो, सरकार क्या करती है? सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है ऑन द नंबर ऑफ पीपल या आपकी फ्रीक्वेंसी पे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओ, दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई मिलता है बट पहले 15 मिनट मिलता है बस। बताओ 15 मिनट ही क्यों मिलता है? कंजेशन रोकने के लिए। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे एट प्रेजेंट लेट से वहां पर 10,000 लोग हैं, 10 के 10,000 मोबाइल फोन कनेक्ट करेंगे बट 15 मिनट बाद उनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उनको अनलिमिटेड अलाउ कर दूं तो क्या हो जाएगा? कंजेशन हो जाएगी। तो कंजेशन को सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है? नंबर ऑफ पीपल पे लिमिट लगा दो, या फिर किस पे लिमिट लगा दो? फ्रीक्वेंसी पे लिमिट लगा दो। नंबर ऑफ पीपल पे लिमिट कैसे लगा देंगे? हमने कहा इतनी गाड़ियां ही अलाउड है, इससे ज्यादा गाड़ियां अलाउड ही नहीं है, इतने ही परमिट देंगे, इससे ज्यादा गाड़ियों को जाने नहीं देंगे। ठीक है जी। फिर आगे एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल में क्या होगा? पहला ऑप्शन सरकार खुद दे, दूसरा गवर्नमेंट रेगुलेट करे ताकि जो एंट्री फीस आप चार्ज कर रहे हो वो बेइंतहा जो मन कर रहा है वो मत चार्ज करो। तो अगर केबल टीवी एक नॉन राइवल चीज के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं, सरकार कह रही है करो, मगर इतने नहीं चार्ज करने देंगे कि तुम लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बना दो। तो यहां पे सरकार की इंटरवेंशन ये होती है, या तो सरकार खुद देगी या सरकार कहेगी तुम ही दो, मगर तुम्हारी जो एक्सक्लूडेबल करने के लिए एंट्री फीस है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। और लास्ट में प्राइवेट गुड्स, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, ये इतने महंगे हो जाते हैं कि अनअफोर्डेबल हो जाते हैं, इसलिए प्राइवेट गुड्स में भी सरकार क्या करेगी? एक प्राइस पे रेगुलेशन लगा देगी ताकि ये प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल ना हो। क्लियर है? विद दैट हमारे मार्केट फेलियर के चारों रीजन खत्म हो गए। एक बार जल्दी से बता दो कौन कौन से मार्केट फेलियर के रीजन थे? सबसे पहले मार्केट या मोनोपोली पावर, फिर क्या था? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये दोनों सबसे सिंपल है। सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगाया हमने? एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे होते हैं मेरिट गुड्स, नेगेटिव वाले होते हैं डीमेरिट गुड्स। और लास्ट में हमने पढ़ा कौन से गुड्स? पब्लिक गुड्स, एक होते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स। क्लियर है वाली चीज? अब एक बार यूनिट 1 में आओ, उसे पैकअप कर देते हैं। यूनिट 1 भी हमारा इसी से कनेक्टेड है। हाँ जी, आइए जल्दी से पेज नंबर 240 पर आइए। ये तो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। गवर्नमेंट के रिचर्ड मसग्रे के हिसाब से 3 रोल हैं। कौन कौन से? एलोकेशन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है स्टेबलाइजेशन। अब जरा एलोकेशन पढ़ो, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज 2 तरह से होती है, बताओ कौन कौन सी? प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जब एलोकेशन करता है तो वहां पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। जबकि स्टेट जब एलोकेशन करता है तो वहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वहां पर क्या होता है? सोशल वेलफेयर। अब आगे समझा रखा है, प्राइवेट सेक्टर अगर एलोकेट करेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बार जल्दी से पढ़ो, ये सारी प्रॉब्लम वही है जो यूनिट 2 में पढ़ के आए हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दोगे, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या आएगी? मोनोपोली। प्रॉब्लम नंबर 2 कलेक्टिव पब्लिक गुड्स, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला ये देने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में ओवर प्रोडक्शन होगी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में अंडर प्रोडक्शन होगी। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो पहले, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी इसलिए यू में एंड अप पेइंग मोर प्राइस और यू में एंड अप पेइंग लो प्राइस। एक नया पॉइंट है यहां पर, एक या 2 पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट देखो जरा क्या है?
फैक्टर इमोबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर ये मान के चलता है कि जहां पर भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी फैक्टर और प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली वहां चले जाएंगे। बट रियल लाइफ में मुझे बताओ फैक्टर और प्रोडक्शन मोबाइल होते हैं या कई बार इमोबाइल होते हैं? इमोबाइल। एग्जाम्पल, इस समय सरकार फैक्ट्री लगा रही है बिहार के एक गांव के अंदर, तो इकोनॉमिक्स ये कहती है अगर फैक्ट्रियां बिहार के गांव में लगेंगी तो अगर एक हरियाणा का इंसान अनएम्प्लॉयड है वो उठ के कहां चला जाएगा? बिहार में। अगर एक तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयड है वो भी उठ के कहां चला जाएगा? बिहार में। बट मुझे बताओ रियल लाइफ में तमिलनाडु का इंसान शायद बिहार ना जाए। क्यों ना जाए? वो कहेगा मुझे लैंग्वेज बैरियर आएगा, मुझे खाने पीने का बैरियर आएगा, यहां पर मेरे अपने मतलब सेम लैंग्वेज के लोग हैं, वहां पर लैंग्वेज के। तो कई बार इमोशनल सेट ऑफ रीजंस की वजह से आपको एक जॉब मिल भी रही होती है कि आप उसे छोड़ देते हो, नहीं छोड़ देते? यस। तो मुझे बताओ क्या ये परफेक्ट मोबिलिटी होती है या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। इस वजह से भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में नहीं होती। ठीक है, फिर अगली चीज, आपकी एलोकेशन तो होगी मगर उसकी वजह से रिच क्लास के पास ज्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगे, पुअर क्लास के पास कम हो जाएंगे। और आखिरी चीज, कई बार आपकी मार्केट कंप्लीट नहीं होगी, क्या होगी? इनकम्प्लीट। एग्जांपल, मेरिट गुड्स में ओवर प्रोडक्शन होती है या अंडर प्रोडक्शन? अंडर प्रोडक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो एलोकेटिव फंक्शन के रीजन क्या क्या हैं, ये सारे वही रीजन हैं जो हमने कहां पे पढ़े हैं? यूनिट 2 में पढ़े हैं। और अब सरकार को क्या करना चाहिए? वही सेम चीजें करनी चाहिए जो हम पढ़ के आए हैं। कहां पर? यूनिट 2 में। पढ़ो जल्दी से। पहला चीज सरकार क्या करेगी? अवॉइडिंग मार्केट फेलियर। जिस भी रीजन की वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है उस रीजन को आप खत्म कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स दैट आर बेनिफिशियल। एक्सट्रीम केस में सरकार कहेगी, प्राइवेट सेक्टर कहेगी साइड में हटो, हम खुद ही क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी पढ़ के आए हैं प्योर पब्लिक गुड्स के अंदर एक ही सॉल्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं देगा फ्री राइडर की वजह से। तो फ्री राइडर की वजह से प्योर पब्लिक गुड्स में एक ही सॉल्यूशन है, क्या? उसे गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑल दिस आर कॉल्ड एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन के लिए सरकार पैसे कहां से लेकर आती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बजट वगैरह के अंदर। ठीक है, एलोकेशन फंक्शन के बाद अगला फंक्शन जो आता है, जल्दी से पढ़ो, कौन सा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा सिंपल है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर फ्री मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो देश में कुछ लोग बहुत अमीर होते जाएंगे, कुछ लोग बहुत अमीर होते जाएंगे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते जाएंगे। तो वो सारी चीजें जो सरकार करती है रिच और पुअर के डिवाइड को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पहले तो यहां पे बता रखा है व्हाट इज कवर्ड। द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द बेसिक क्वेश्चन ऑफ फॉर whom to produce. It is concerned with the adjustment of distribution of income and wealth among the residents of a nation. क्यों करना है? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइकली टू बी स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या होता है? स्क्यूड का मतलब होता है जब कोई ग्राफ ऐसे हो जाता है ना, एकदम ऐसे चलते चलते एकदम इकट्ठा हो जाता है, तो अगर किसी एक के पास इकट्ठा हो गया है तो हम उसे प्यार से क्या बोलते हैं? स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइकली टू बी स्क्यूड मतलब सारी वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाएगी, मगर सरकार ये फंक्शन करके क्या करेगी? सरकार उसे एक जगह इकट्ठा होने की जगह उसे क्या कर देगी? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे करेगी? बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ेगा। तो सरकार रिच को और रिच ना हो पाए और पुअर ना हो, दो काम एक साथ करती है, 1 और 2। बताओ क्या करती है? जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। जैसे हमारे देश में हाईएस्ट टैक्स रेट 43% का है। अब आप बोलोगे सर हमने तो 30 सुना है। जब आप इंटर में जाओगे तो आपको पता लगेगा सरचार्ज वगैरह नाम की भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, हमारे देश में हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है? 43। जो इंसान 5 करोड़ से ऊपर कमाता है ना हमारे देश में, उस पर टैक्स कितना लगता है? 43। अब मुझे बताओ, जो अल्ट्रा रिच इंसान है आपने उस पर 43% टैक्स लगा दिया, क्यों? अगर वो 10 करोड़ कमा रहा है, सरकार कह रही है लाओ 4.5 करोड़ हमें दो। सरकार ने 4.5 करोड़ छीन लिया उससे, उसको एक हद से ज्यादा अमीर नहीं होने दिया। और अब बताओ सरकार 4.5 करोड़ का क्या करेगी? सब्सिडी बांटेगी। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिलता है, 80 करोड़ घरों को फ्री अनाज मिलता है। 80 करोड़ लोग इस अनाज में जिंदा हैं जो सरकार प्रोवाइड कर रही है। सुन के लगेगा भाई 150 करोड़ में 80 करोड़ फ्री अनाज ले रहे हैं। यस,
सरकार कह रही है इन लोगों को सब्सिडी देनी जरूरी है, क्योंकि अगर इनको हम अनाज नहीं देंगे तो हो सकता है ये मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएं। तो अकॉर्डिंगली सरकार दो काम कर रही है, रिच पे टैक्स लगा रही है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को क्या कर रही है, सब्सिडियां दे रही है। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सबको पता है इंडिया में बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, मैं उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा। रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए छोड़ो परे, हमारे बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे हाथ में पावर कौन सी है, पॉलिटिशियन डिसाइड करेंगे ना। मुझे बस इतना बता दो रिजर्वेशन का मेन रीजन क्या होता है। वो लोग जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जहां पे सरकार को लगती है इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरकार उन्हें रिजर्वेशन दे देती है। यानी रिजर्वेशन को भी डीप में जाके सोचो, वो कौन से फंक्शन का पार्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहां पर सरकार को लगता है इनके पास रिसोर्सेस कभी नहीं आ पाएंगे, सरकार उनको क्या दे देती है, रिजर्वेशन दे देती है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो जरा, रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो अमीर और गरीब सारे कंज्यूम करते हैं, सरकार कहती है ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे। एग्जांपल, एजुकेशन, मेनली प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कौन सी है, बेसिक, 5वीं क्लास तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक की एजुकेशन क्या ये अमीर गरीब सबके पास होनी चाहिए? यस। मगर लेफ्ट टू दी मार्केट फोर्सेस, अमीर तो अफोर्ड कर लेगा, गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो सरकार ये सारे प्रोडक्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है उन्हें रेगुलेट करती है। आपने सुना होगा दिल्ली के काफी सारे स्कूल के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हर स्कूल को मिनिमम कुछ सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखनी पड़ती है। सरकार जो ये काम कर रही है कि हर स्कूल को कह रही है इतनी सीट रिजर्व रखो, ये कौन सा फंक्शन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और आखिरी पॉइंट पढ़ो क्या है, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, स्पेशल स्कीम फॉर बैकवर्ड रीजन। हमारे देश के अंदर सारे के सारे एरियाज इक्वली डेवलप्ड हैं या अनइक्वल हैं, अनइक्वल। इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास वाला एरिया, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के आसपास वाला एरिया, आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद के आसपास वाला एरिया, सॉरी तेलंगाना में हैदराबाद के आसपास वाला एरिया, ये सारे एरिया क्या डेवलप्ड है या नहीं है? यस। बट इफ यू टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, if you talk about Jharkhand, if you talk about Bihar, if you talk about eastern part of UP, if you talk about some part of MP, if you talk about north east, क्या ये डेवलप्ड है या अभी भी अंडर डेवलप्ड है? अंडर डेवलप्ड। तो अब मुझे बताओ सरकार क्या करेगी, क्या इन सारे रीजन के लिए पॉलिसी सेम बनाएगी या अलग अलग बनाएगी? अलग अलग। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री लगाओगे तो सरकार कह रही है हम आपको बेनिफिट देंगे, बट अगर आप हरियाणा में फैक्ट्री लगाओगे हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हरियाणा हमारे हिसाब से डेवलप हो रहा है, हमें डेवलप किसको करना है? नॉर्थ ईस्ट को करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में आपने एक स्कीम का नाम सुन रखा होगा, ये मनरेगा क्या वाला होता है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अगर 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट सरकार तुम्हें नहीं दे पाई तो सरकार तुम्हें फ्री में पैसे देगी। ये तो एक तरीका है तुम्हें एम्प्लॉयड करने का, क्योंकि सरकार कह रही है जो अनएम्प्लॉयड होगा वो और गरीब होता जाएगा। तो गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए मनरेगा एक बहाना है। सरकार के पास काम ना भी होना, जबरदस्ती सरकार काम क्रिएट करती रहती है। आपने देखा होगा सेम सड़क टूटती रहती है, बनती रहती है। क्यों? मनरेगा के अंदर काम देना है सरकार को। क्यों देना है काम? आप कहोगे सर फालतू फोकट के पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि सरकार यहां पे कौन सा फंक्शन कर रही है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है जी, आखिरी तरह का फंक्शन पढ़ो जरा, कौन सा है? स्टेबल करने को क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इकोनॉमी में दो सिचुएशन हो सकती हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है या फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर धीरे धीरे ज्यादा डिमांड की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होती है और इकोनॉमी बूम की तरफ चली जाती है। मगर बूम में ग्रोथ तो आती है, मगर एक चीज साथ में फ्री आती है, क्या? इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन में सरकार कोशिश करती है एग्रीगेट डिमांड को और मत बढ़ने दो, उसे क्या करो? कम करो। ये बिल्कुल वैसे है, गाड़ी बहुत स्पीड में चलने लग जाती है, 100 पार कर गई, 110 पार कर गई, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगानी शुरू करते हो। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हो गया? ऐसे स्टेप लो जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो। हमने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जहां पर सरकार मनी सप्लाई को कम करती है, और वैसी अगली क्लास में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है
जहां पे सरकार अपने खर्चों को कम करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना। और अब अगर मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बहुत कम है तो इस वजह से लोग प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होएगी तो लोगों की इनकम कम होएगी और धीरे धीरे इकोनॉमी किस में चली जाएगी, रिसेशन में। तो यहां पर इस केस में मुझे बताओ सरकार क्या करने की कोशिश करेगी, एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करेगी। ये बिल्कुल वैसे है अगर तुम्हारी गाड़ी 5वें गियर में है बट तुम्हारी स्पीड 20-30 पे आ गई है। जिन लोगों को बाइक या गाड़ी चलानी आती है, आपने फुल गियर लगा रखा है मगर स्पीड बहुत धीरे है तो क्या होगा, बंद होने वाली है, झटके मारने लग जाएगी बाइक या गाड़ी। तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, गियर चेंज करोगे, स्पीड बढ़ाओगे ना। स्पीड बढ़ाने को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया। बेसिकली एक्सेलरेटर पे पैर रखने को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना। मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। वहां पर सरकार मनी सप्लाई को बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट को कम करती है। ऐसी अगली क्लास में पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। वहां पर एक पॉलिसी होगी क्या, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। वहां पर भी सरकार ये करेगी। तो इकोनॉमी में टाइम टू टाइम एग्रीगेट डिमांड को कम करना या एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, इस फंक्शन को प्यार से क्या बोला जाता है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन में दो पार्ट होते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ लिया। फिस्कल पॉलिसी हमारा नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 7.4। वहां पर हम सीखेंगे कैसे फिस्कल पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड कम होती है या एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है। अभी के लिए एक बार बस रीड कर लो, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में क्या आता है, पढ़ो जरा। Stabilization function is one of the key function of the fiscal policy and aims at eliminating the macroeconomic fluctuation due to suboptimal allocation. Objective क्या है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, अपनी स्पेंडिंग को चेंज करते रहना, फुली एम्प्लॉयड होना चाहिए, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, फिस्कल पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है वाली चीज। तो मैंने आपको तीनों के तीनों फंक्शन करा दिए, एलोकेटिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन और हमारा तीसरा कौन सा हो गया, स्टेबलाइजेशन। हमारा यूनिट नंबर 2 भी इसका लिंक करा के हमने कर लिया। यूनिट 1 में एक आखिरी टॉपिक बचा है जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर टेकअप करूंगा। टॉपिक का नाम क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। और हमारे 2 यूनिट और बचे हैं, कौन कौन से, 7.3 और 7.4। दोनों बहुत छोटे यूनिट हैं। यूनिट 2 बहुत बड़ा था, मैंने टाइम लगा के किया क्योंकि समझने वाला था। अगली क्लास के अंदर हम यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को क्या करेंगे, निपटा देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं तो मैं थोड़ा वहां पे जल्दी जल्दी करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए ओके। कल करेंगे लास्ट क्लास, मतलब कल इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, पैकअप कर देंगे। ठीक है।